डिस्क्लेमर, ये कहानी पूरी तरह से फिक्शनल है और सिर्फ एंटरटेनमेंट के मकसद से लिखी गई है। इस कहानी के सभी कैरेक्टर, नाम, जगह और घटनाएं लेखक की कल्पना हैं। अगर कहानी का कोई भी हिस्सा किसी जीवित या मृत व्यक्ति, किसी असली घटना या किसी संस्था से मिलता जुलता लगता है तो इसे महज एक कोइंसिडेंस समझा जाए। हमारा इरादा किसी भी जाति, धर्म, कम्युनिटी, संस्था या किसी भी व्यक्ति की भावनाओं को हर्ट करना या किसी का अपमान करना बिल्कुल नहीं है। कृपया इस कहानी को खुले दिमाग से सुनें और सिर्फ मनोरंजन के तौर पर लें। यह कहानी सिर्फ 18 साल से ऊपर दर्शकों के लिए है। इसमें एक्शन, हिंसा, डार्क थीम्स और इंटेंस सीन शामिल हो सकते हैं जो कुछ लोगों के लिए डिस्टर्बिंग हो सकते हैं। ये पूरी तरह फिक्शनल है और इसका असल जिंदगी से कोई संबंध नहीं है। अगर आप 18 साल से कम हैं तो कृपया इसे न सुनें। एपिसोड 371, डिवोरिंग सोल फ्लेम ऑरेंज पार्ट 2। उसने कभी नहीं सोचा था कि उसकी जिंदगी में ऐसा दिन भी आएगा जब उसे इतनी बेइज्जती सहनी पड़ेगी। लेकिन अगर अपनी पूरी जिंदगी से तुलना करे तो ये बेइज्जती आखिर थी ही क्या। जब तक वो यहाँ से जिंदा निकल सकता था, आज जो कुछ भी उसने सहा था उसका बदला वो कभी न कभी 10 गुना जरूर लेगा। बेशक ये सब बातें वो सिर्फ अपने दिल के अंदर ही सोचने की हिम्मत कर रहा था। उसकी आंखों में इनका जरा सा भी इशारा दिखाने की उसकी हिम्मत नहीं थी। किंतियन उसे ठंडी मुस्कान के साथ देख रहा था। उसके होठों के कोने हल्के से ऊपर उठे हुए थे, जैसे सामने किसी बेहद दयनीय इंसान को देख रहा हो। वो धीरे धीरे खड़ा हुआ और जमीन पर पड़े यान सॉन्ग की तरफ देखने लगा, जो किसी आवारा कुत्ते की तरह पड़ा हुआ था। उसकी नजर कुछ पल के लिए यान सॉन्ग की उंगली में पहनी लाल रूबी रिंग पर टिक गई। मैदान में हवा चल रही थी। सूखी पीली घास के कुछ टुकड़े उड़ते हुए आए और यान सॉन्ग के पसीने से भीगे बालों में अटक गए। यान सॉन्ग ने सांस रोक ली। उसकी नजर किंतियन के पैरों की उंगलियों पर टिकी थी। उसका दिल इतनी तेजी से धड़क रहा था जैसे अगले ही पल सीने से बाहर निकल जाएगा। उसी वक्त उसे अचानक महसूस हुआ कि उसके शरीर की कमजोरी ज्वार की तरह पीछे हट रही है और उसकी स्पिरिचुअल एनर्जी फिर से उसके कंट्रोल में लौट आई है। लेकिन अब वो जरा भी लापरवाही करने की हिम्मत नहीं कर रहा था। पिछले वार के बाद उसका शरीर पूरी तरह टूट चुका था। ज्यादातर हड्डियां टूट चुकी थीं और मांसपेशियां फट चुकी थीं। भले ही स्पिरिचुअल एनर्जी वापस आ गई थी, फिर भी वो किंतियन से लड़ने की हालत में नहीं था। इस वक्त उसकी एक ही उम्मीद थी, हेवन बर्निंग परगेटरी। हेवन बर्निंग, मेरी मदद करो, उसे मार दो। मैं तुम्हें 5000 हाई ग्रेड फ्लेम स्पिरिट स्टोन देने को तैयार हूं। नहीं, 10,000। यान सॉन्ग ने जल्दी जल्दी अपनी स्पिरिचुअल पावर रिंग में डाली और उससे कम्युनिकेट करने लगा। रिंग में जड़ी लाल रूबी हल्के से चमकी, जैसे उसने जवाब दिया हो। यान सॉन्ग की आंखों में उम्मीद की आग जल उठी। वो रिंग को घूरते हुए इंतजार करने लगा कि वो तुरंत उस ताकतवर हैंड कैनन में बदल जाए और किंतियन को टुकड़ों में उड़ा दे। लेकिन अगले ही सेकंड जो हुआ, उसने यान सॉन्ग और किंतियन दोनों को स्तब्ध कर दिया। लाल रूबी रिंग अचानक यान सॉन्ग की उंगली से फिसल गई। फिर वो लाल रोशनी में बदल गई और जैसे उसमें अपनी जान हो, सीधा किंतियन की तरफ उड़ गई। किंतियन ने तुरंत हाथ उठाया, लेकिन रिंग बिल्कुल सही तरीके से उसकी तर्जनी उंगली में आकर फिट हो गई, जैसे वो शुरू से उसी के लिए बनी हो। सूरज की रोशनी में रूबी चमक रही थी और उससे निकलती गर्माहट किंतियन की मौजूदगी के साथ पूरी तरह मेल खा रही थी। किंतियन कुछ पल के लिए रुक गया। उसने अपनी उंगली में पहनी रिंग को देखा और उसकी आंखों में हल्का सा आश्चर्य चमका। उसे साफ महसूस हो रहा था कि रिंग और उसकी स्पिरिचुअल नसों के बीच एक शुद्ध फ्लेम पावर घूम रही है, जैसे दोनों के बीच कोई रहस्यमय कनेक्शन हो। दूसरी तरफ यान सॉन्ग पूरी तरह स्तब्ध था। उसकी आंखों में अविश्वास भरा हुआ था। उसने जोर से पलकें झपकाईं, जैसे ये सोच रहा हो कि कहीं उसकी गंभीर चोटों की वजह से उसे भ्रम तो नहीं हो रहा। वो हेवन बर्निंग परगेटरी, जिसे उसने इतने सालों तक अपनी ताकत से पाला था, वो अचानक किंतियन को अपना मालिक कैसे मान सकता है? नामुमकिन, बिल्कुल नामुमकिन। नहीं, हेवन बर्निंग परगेटरी, वापस आओ। यान सॉन्ग चिल्लाया और कांपते हुए हाथ से रिंग वापस पकड़ने की कोशिश की। लेकिन जैसे ही उसने हरकत की, उसके शरीर में भयानक दर्द उठा। वो फिर से जमीन पर गिर पड़ा। अब वो सिर्फ बेबस होकर देख सकता था कि उसका दिव्य हथियार किसी और की उंगली में चमक रहा था। किंतियन होश में आया और रिंग के अंदर की अजीब ताकत को महसूस करते हुए मुस्कुराया। उसने यान सॉन्ग की तरफ देखा और मजाकिया लहजे में बोला, लगता है तुम्हारे हथियार को भी लग गया कि तुम्हारे साथ उसका कोई फ्यूचर नहीं है। यान सॉन्ग का चेहरा तुरंत पीला पड़ गया। उसके दिल में निराशा की लहर उठी। उसकी स्पिरिचुअल एनर्जी अब उसके शरीर को संभाल नहीं पा रही थी और उसकी आखिरी उम्मीद भी उसे छोड़ चुकी थी। किंतियन नीचे पड़े यान सॉन्ग को देखता रहा और हल्का सा हंस पड़ा। उसे अचानक समझ आया कि ड्रामा में विलेन जब हीरो को घेर लेते हैं तो लंबी लंबी बातें क्यों करते हैं और घमंडी अंदाज में क्यों खड़े रहते हैं, क्योंकि ये सच में बहुत सेटिस्फाइंग होता है। जिस यान सॉन्ग का रवैया पहले बेहद घमंडी था, वही अब उसके सामने आवारा कुत्ते की तरह चीख रहा था।
उस पर पूरा कंट्रोल होने का एहसास अजीब सा मजा दे रहा था। लेकिन किन तियन एक बात अच्छी तरह समझता था, ज्यादा बोलने वाले विलन जल्दी मरते हैं, इसलिए उसने यान सोंग को कोई और मौका नहीं दिया। उसकी नजर तेज हो गई, उसके दाहिने हाथ में हल्की काली एनर्जी इकट्ठा हुई और बिना झिझक उसने यान सोंग के सिर के ऊपर हाथ मार दिया। सॉइल डिवोरर। पफ। यान सोंग की सातों इंद्रियों से खून की लाल धुंध फूट पड़ी। उसका शरीर बुरी तरह कांपने लगा, उसकी आंखों में डर और निराशा भर गई। वो चिल्लाना चाहता था, लेकिन आवाज नहीं निकल रही थी। उसे सिर्फ इतना महसूस हो रहा था कि कोई जबरदस्त ताकत उसके दिमाग में घुसकर उसकी आत्मा को फाड़ रही है। यान सोंग की आत्मा जैसे किसी अदृश्य विशाल हाथ ने पकड़ ली हो और उसके शरीर से जबरदस्ती खींचकर बाहर निकाल लिया हो। हवा में उसकी आत्मा खामोश चीख रही थी। उस पारदर्शी आत्मा पर दरारें पड़ चुकी थीं और सोल डिवोरर की ताकत से वो धीरे धीरे टुकड़ों में टूट रही थी। वे टुकड़े बर्फ के फाहों की तरह उड़ते हुए किन तियन की भौहों के बीच जाकर उसकी चेतना में समा गए। यान सोंग की यादें किन तियन के दिमाग में चमकने लगी। बचपन में परिवार का लाड़ प्यार, गोल्डन ब्लड लाइन जागने का गर्व, फिर गिरावट के बाद कबीले के लोगों का मजाक, बैटल ग्रुप लीडर बनने की साजिशें और 1st बटालियन और 3rd बटालियन को सिर्फ मोहरे समझने की ठंडी सोच। ये सारी यादें किन तियन की अपनी यादों में मिल गईं और उसे गोल्डन क्लैन के बारे में ज्यादा समझ मिल गई। उधर यान सोंग की जिंदगी तेजी से खत्म हो रही थी। उसकी त्वचा सूख कर राख जैसी हो गई, उसकी सांस पूरी तरह बंद हो गई। आखिर में उसकी आंखें पूरी तरह खुली रह गईं। पुतलियां फैल चुकी थीं और उनमें नफरत और निराशा जमी हुई थी। वो खाली आसमान को देख रहा था, जैसे किस्मत से पूछ रहा हो कि उसके साथ इतना अन्याय क्यों हुआ। लेकिन उसे कभी कोई जवाब नहीं मिलने वाला था। किन तियन ने धीरे से अपना हाथ वापस खींच लिया। जमीन पर पड़े यान सोंग के बेजान शरीर को देखते हुए उसका चेहरा बिल्कुल शांत था। सोल डिवोरर ने उसे सिर्फ यान सोंग की यादें ही नहीं दी, बल्कि उसकी आत्मा की ताकत का एक हिस्सा भी सोख लिया था। इससे उसकी स्पिरिचुअल पावर और ज्यादा शुद्ध हो गई। तभी एक नारंगी रोशनी का गोला उसकी तरफ उड़ता हुआ आया और उसके शरीर में समा गया। ये यान फैमिली का गोल्डन लेवल ब्लड लाइन टैलेंट था, स्कारलेट रिफाइनिंग सोल फ्लेम। गोल्डन लेवल टैलेंट को छोड़ना बेवकूफी होती, लेकिन हर गोल्डन टैलेंट की अपनी पहचान होती है जिसे लोग आसानी से पहचान लेते हैं। इसलिए किन तियन इसे सीधे अपने शरीर में मर्ज नहीं कर सकता था। उसने सिस्टम के रिसाइकिल बिन में पड़े टैलेंट्स को देखा, फिर उसने दर्जनों फ्लेम टाइप टैलेंट चुने और उन्हें स्कारलेट रिफाइनिंग सोल फ्लेम के साथ फ्यूज करने का फैसला किया। फ्यूजन शुरू हुआ। उसकी चेतना के समुद्र में नारंगी रोशनी का गोला ऐसे तैर रहा था जैसे कोई पेंट का रंग मिलाने का इंतजार कर रहा हो। अचानक सफेद, हरे, नीले और बैंगनी रंग के दर्जनों लाइट बॉल अंदर घुस आए। वे सब नारंगी रोशनी से टकराने लगे, रंग आपस में घुलने लगे। कुछ देर बाद सारे रंग धीरे धीरे गायब हो गए। आखिर में सिर्फ एक गहरा नारंगी लाल रोशनी का गोला बचा। नाम डिवोरिंग सोल फ्लेम। टाइप कॉम्पोजिट टैलेंट। विवरण: ये दर्जनों फ्लेम टैलेंट को मिलाकर बना एक बेहद आक्रामक फ्लेम है जो आत्माओं को जलाने और फ्लेम एनर्जी को निगलने में माहिर है। वर्ल्ड बर्न डिवोरर। ये किसी भी फ्लेम एनर्जी को निगल सकता है, चाहे वो स्पिरिचुअल फायर हो, डेमन फ्लेम हो या कोई दूसरी आग। यह अशुद्धियों को हटाकर शुद्ध फ्लेम एसेंस यूजर के शरीर में भेजता है और शरीर को टेम्पर करता है। सिम्बायोटिक फ्लेम सोल। जब यूजर इस फ्लेम को पूरी तरह एक्टिव करता है तो वो फ्लेम मास्टर स्टेट में चला जाता है। इस स्टेट में उसकी ताकत और शरीर की क्षमता तेजी से बढ़ती है और फ्लेम डैमेज 300% बढ़ जाता है। सोल डिवोरिंग बोन बर्न। ये फ्लेम बेल की तरह दुश्मन को लपेट लेता है और उसके शरीर और आत्मा दोनों को लगातार जलाता है। अगर आग 5 सेकंड से ज्यादा जलती रही तो ये सीधे आत्मा के कोर में घुसकर हर सेकंड आत्मा की ताकत का 1 से 5% नष्ट कर देती है। इससे दुश्मन सॉइल कोलैप्स स्टेट में जा सकता है। एपिसोड 372। सोल फ्लेम की पहली लड़ाई, टियर 6 सोल मास्टर को काबू करना। जैसे ही फ्यूजन पूरा हुआ, किन तियन के शरीर के अंदर अचानक तेज गर्मी की लहर दौड़ गई। उसने सहज प्रतिक्रिया में अपना हाथ उठाया। हैरानी की बात यह थी कि उसकी हथेली पर काली आग की एक लपट उछल पड़ी। ये आग शांत थी, लेकिन उससे ऐसा दबदबा निकल रहा था जैसे वो हर चीज को निगल लेना चाहती हो, यहाँ तक कि आसपास की रोशनी भी उसमें खिंच रही थी। उसी समय उसकी आत्मा के समुद्र में एक काला आग का कमल धीरे धीरे खिलने लगा। उसकी पंखुड़ियां पूरी तरह काली आग से बनी थीं। कमल का केंद्र गहरे शून्य जैसा था, जैसे वो आत्माओं को निगल सकता हो। कमल के हल्के हिलने से पूरी आत्मा की दुनिया में लहरें उठ रही थीं। किन तियन ने इस नई ताकत को ध्यान से महसूस किया। उसकी हथेली की काली आग उतनी गर्म नहीं थी जितनी दिख रही थी। छूने पर वो अजीब तरह से ठंडी लग रही थी, लेकिन उसकी उंगलियों के पास एक खतरनाक खिंचाव था, जैसे उसकी हथेली में एक छोटा ब्लैक होल हो। उसने हल्का सा ख्याल किया। काली आग अचानक आधा फुट ऊंची हो गई। पलक झपकते ही उसका तापमान हजारों डिग्री तक पहुंच गया। हवा चटकने लगी। जमीन के पत्थर पिघलकर कांच जैसे होने लगे।
ये सॉइल डिवोरिंग फ्लेम आसमान और जमीन की किसी भी आग को निगल सकता था। हर बार जब ये किसी ताकतवर आग को निगलता, उसका रंग और गहरा हो जाता और उसके अंदर का शून्य और भयानक हो जाता। जब किन तियन ने अपनी पूरी स्पिरिचुअल पावर एक्टिव की, उसकी आत्मा के समुद्र में काला कमल घूमने लगा। काली आग तुरंत उसके पूरे शरीर को घेर गई। उसकी भौहों के बीच एक फ्लेम मार्क उभर आया, फ्लेम मास्टर स्टेट। इस स्टेट में उसकी ताकत सुनामी की तरह बढ़ गई। उसकी स्पीड, ताकत और फ्लेम कंट्रोल कई गुना बढ़ गए। उस पल वो सच में आग का राजा लग रहा था। किन तियन की आंखों में संतोष की चमक आई। ये टैलेंट बेहद खतरनाक था। भले ही उसकी मुख्य ताकत डार्क और थंडर एलिमेंट थी, लेकिन अब उसके पास एक नई विनाशकारी ताकत भी थी। सोल डिवोरिंग फ्लेम उसकी आत्मा के समुद्र में लगातार एक गर्म और मजबूत लहर पैदा कर रहा था। यह किसी अदृश्य ढाल की तरह था। कोई भी स्पिरिचुअल अटैक या सोल इरोजन उस तक आसानी से नहीं पहुंच सकता था, बल्कि वो उन्हें सोखकर अपनी ताकत बढ़ा सकता था। किन तियन ने धीरे से अपनी मुट्ठी बंद की। उसकी हथेली की काली आग गायब हो गई, लेकिन हल्की गर्मी अभी भी बाकी थी। उसे साफ महसूस हो रहा था, अगर ये फ्लेम आगे भी आग निगलता रहा और बढ़ता रहा तो एक दिन ये उसकी सबसे खतरनाक ट्रम्प कार्ड बन जाएगा। यान सोंग मर चुका था, लेकिन उसकी यादों से किन तियन जानता था कि उसके शरीर पर अभी दो और अच्छी चीजें हैं। उसकी नजर यान सोंग के गले में पड़े जेड पेंडेंट पर गई। ये फायर स्पिरिट जेड पेंडेंट था, यान फैमिली का बनाया खास प्रोटेक्शन आर्टिफैक्ट। जब भी जानलेवा हमला होता, इसमें जमा फ्लेम एनर्जी तुरंत एक फ्लेम शील्ड बना देती थी। यही वजह थी कि यान सोंग पहले हमले में पूरी तरह नहीं मरा था। फिर किन तियन की नजर उसकी कलाई पर पड़े काले रिंग पर गई। शैडो कंसीलिंग रिंग। ये अजीब काले धातु से बनी थी। इसे पहनने वाला खास टेक्निक से आसपास किसी भी जीव की आभा की नकल कर सकता था। पक्षियों की फुर्ती, जमीन के जानवरों की भारीपन या डेमन की क्रूरता, सबकी आभा की कॉपी। यान सोंग कई बार इसी रिंग की मदद से डेमन केव में घुसा था। किन तियन ने दोनों खजाने उठा लिए। यान सोंग का शव उसने स्पिरिट स्पेस में फेंक दिया। फिर उसने वॉइड गेट खोला, क्योंकि अभी एक और इंसान बचा था। यान सोंग के साथ आया टियर 6 सॉइल मास्टर, ओल्ड घोस्ट। उसी समय जंगल के ऊपर आसमान में तेज हवाएं चल रही थीं। दो परछाइयां तीर की तरह हवा में उड़ रही थीं। ओल्ड घोस्ट की आवाज हवा में गूंज रही थी। किन तियन और कितना वक्त लगेगा उन्हें पकड़ने में? उसकी आवाज में साफ घबराहट थी। यान सोंग अभी मर नहीं सकता था, कम से कम तब तक नहीं जब तक वो उस बच्चे का ठिकाना उससे उगलवा न ले। आगे उड़ता हुआ किन तियन बोला, बस पास ही हैं। उसने नाक से हल्की सांस ली। उनकी आभा ठीक सामने है। एपिसोड 373, सोल फ्लेम की पहली लड़ाई, रैंक 6 सोल मास्टर को काबू करना। जैसे ही उसने ये कहा, उसकी आंख के कोने से पीछे उड़ते हुए ओल्ड घोस्ट पर एक नजर पड़ी। उसकी पुतलियों के अंदर एक अजीब सी चमक पल भर के लिए झलकी, लेकिन ओल्ड घोस्ट इतना बेचैन था कि उसकी नजर बस सामने के आसमान पर टिकी रही। उसने उस छोटी सी अजीब हरकत को बिल्कुल नोटिस ही नहीं किया। ठीक है, ओल्ड घोस्ट ने अचानक अपनी मुट्ठी भींच ली। उसके शरीर में सोल पावर लहरों की तरह दौड़ने लगी। उसके शरीर से हल्की नीली आभा निकलने लगी और उसकी स्पीड अचानक बढ़ गई। वो आगे उड़ रहे किन तियन के साथ बराबर हो गया। आधे मिनट से भी कम समय में नीचे का बंजर इलाका साफ दिखाई देने लगा। नीचे एक सिल्वर पंखों वाला दानव झुका हुआ था। उसके तेज पंजे और दांत एक लाश के मांस में गड़े हुए थे। उसका गला लगातार हिल रहा था और उसके मुंह के कोने से टपकता खून सूरज की रोशनी में डरावनी लाल चमक दे रहा था। ऊपर से हवा चीरने की आवाज सुनकर वो दानव अचानक सिर उठाकर देखने लगा। उसकी लाल खड़ी पुतलियां खतरनाक चमक से भर गईं। कमबख्त जानवर! ओल्ड घोस्ट की आंखें गुस्से से फैल गईं। उसने अचानक अपना दायां हाथ उठाया। उसके हाथ में भारी सोल पावर जमा होकर हल्की बैंगनी रोशनी की गेंद बन गई और उसने उसे जोर से फेंक दिया। वो रोशनी की गेंद टूटते तारे की तरह उड़कर सीधे उस सिल्वर पंखों वाले दानव की पीठ पर जा लगी। एक तेज चीख सुनाई दी। दानव का शरीर ऐसे उछला जैसे किसी भारी हथौड़े से मारा गया हो, लेकिन हवा में ही उसका शरीर काले धुएं में बदलकर गायब हो गया। क्या? ये देखकर ओल्ड घोस्ट की पुतलियां सिकुड़ गईं। नहीं, ये असली सिल्वर विंग्ड दानव नहीं था। ये समझते ही उसने तुरंत कहा, किन तियन, जल्दी। लेकिन उसकी बात पूरी भी नहीं हुई थी कि अचानक उसकी छाती में दिल चीर देने वाला दर्द फूट पड़ा। छपाक! एक काली छोटी ब्लेड अचानक उसकी छाती को आर पार कर गई। उसकी नोक से टपकता खून हवा में अजीब सा चाप बनाता हुआ गिरा। ओल्ड घोस्ट का शरीर एकदम सख्त हो गया। उसने अविश्वास से नीचे देखा। वो उसी की जानी पहचानी छोटी ब्लेड थी। धीरे धीरे उसने पीछे मुड़कर देखा। जिस आदमी ने हमला किया था वो पहले ही सैकड़ों मीटर दूर हट चुका था। उसका चेहरा पिघलती मोम की तरह बदल रहा था और आखिर में एक अजनबी ठंडा चेहरा सामने आ गया। तुम! ओल्ड घोस्ट की आवाज टूटे हुए ढोल जैसी भारी हो गई। उसी पल उसके दिमाग में कई टुकड़े अचानक जुड़ने लगे।
सिल्वर पंखों वाले दानव का अचानक हमला, किन तियन का समय पर पहुंचना और फिर उस दानव का अचानक गायब हो जाना। जैसे उसके दिमाग में बिजली गिर गई। ओल्ड घोस्ट ने तुरंत पीछे देखा। जमीन पर पड़ा यान सॉन्ग धीरे धीरे उठ रहा था। उसकी गर्दन का घाव आंखों के सामने भर रहा था। उसका खून से सना चेहरा हवा में मरोड़ खाता हुआ बदलने लगा और आखिर में वो भी किन तियन के चेहरे में बदल गया। वो उसे आधी मुस्कान के साथ देख रहा था। उस पल ओल्ड घोस्ट के शरीर का खून जैसे जम गया। शुरू से आखिर तक सब कुछ किन तियन की ही बनाई हुई चाल थी। वो और यान सॉन्ग दोनों बस इस चालाक लोमड़ी के हाथों की गोटियां थे। ओल्ड घोस्ट ने गहरी सांस ली। उसकी छाती का दर्द इतना तेज था कि वो कराह उठा। उसके मुंह से फिर खून निकल आया। वो समझ गया कि अब भागना नामुमकिन है। किन तियन की स्पीड उससे कहीं ज्यादा थी और ऊपर से उसे स्पेस टेलीपोर्टेशन भी आता था। लेकिन एक बात उसके पक्ष में थी, वो सोल पाथ का मास्टर था। उसका शरीर भले ही बुरी तरह घायल था, लेकिन उसकी सोल पावर अभी भी मजबूत थी। उसकी आंखों में पागलपन की चमक आ गई। अगर बचना नहीं है तो आखिरी सांस तक लड़ना ही सही। ओल्ड घोस्ट ने बिना एक शब्द बोले अपनी आंखें चमका दीं। उनमें भूतिया बैंगनी रोशनी चमक उठी। उसकी सोल पावर सुनामी की तरह फूट पड़ी और आसपास की हवा भारी हो गई। सोल केज। उसकी जोरदार आवाज के साथ हवा में अचानक अनगिनत बैंगनी सोल धागे प्रकट हो गए। वे आपस में लिपटकर एक विशाल पिंजरा बन गए और तुरंत किन तियन को घेर लिया। ये सोल धागे देखने में पतले थे, लेकिन उनमें जबरदस्त कैद करने की ताकत थी। अगर कोई इसमें फंस जाता तो उसका शरीर ही नहीं, उसकी आत्मा भी जकड़ जाती। किन तियन ने मन में हल्की सी हरकत की। उसके चारों तरफ डिवोरिंग सोल फ्लेम अचानक फूट पड़ा और एक विशाल काले आग के कमल में बदल गया, जिसने उसे घेर लिया। कमल की पंखुड़ियां एक एक करके खुलने लगीं और काली आग भंवर की तरह घूमने लगी। जब सोल केज उस आग के कमल से टकराया तो बैंगनी धागे बेहद मजबूत निकले। वे काली आग से भिड़ते रहे। जलने की सिसकारियों की आवाज आने लगी। आग के कमल की रोशनी थोड़ी कांपी। किन तियन ने हल्का सा भौं उठाया। रैंक 6 सोल मास्टर सच में कमजोर नहीं था। दिलचस्प। उसके होठों पर ठंडी मुस्कान आई। उसकी उंगलियों के सिरे पर काली आग की छोटी लौ उठी। उसने उंगली से हल्का सा झटका दिया। लौ तुरंत रोशनी की धारा बनकर ओल्ड घोस्ट की तरफ उड़ गई। ये देखकर ओल्ड घोस्ट की आंखें गंभीर हो गईं। उसने दोनों हाथों से सील बनाते हुए मन में गरजा, सोल बैरियर, ट्रिपल ओवरलैप। उसके सामने तुरंत बैंगनी सोल बैरियर की 3 मजबूत परतें बन गईं। काली आग पहली परत से टकराई तो जोरदार धमाका हुआ, लेकिन वो टूटी नहीं। लौ ने 2 परतें तोड़ दी, मगर तीसरी परत के सामने रुक गई। ओल्ड घोस्ट ने उस काली आग की निगलने वाली ताकत महसूस की। उसका चेहरा और गंभीर हो गया। उसने अपनी सॉइल पावर को पूरी ताकत से चलाया। उसके शरीर से कई टेढ़े मेढ़े भूतिया साये निकले, जो चीखते हुए किन तियन की तरफ दौड़ पड़े। 100 घोस्ट्स नाइट परेड। किन तियन की आंखें तेज हो गईं। उसके चारों तरफ का काला आग कमल तेजी से घूमने लगा। उसकी पंखुड़ियों के किनारे तेज आग की तलवारों में बदल गए। जैसे ही वे घूमे, आग की तलवारें भूतिया सायों से टकराने लगीं और कान फाड़ देने वाली आवाजें आने लगीं। एक एक करके सारे भूतिया साये खत्म हो गए, लेकिन किन तियन का आग कमल भी छोटा हो गया था। दोनों ने कई बार बदले। ओल्ड घोस्ट अपनी शानदार सोल तकनीकों से किन तियन की डिवोरिंग सोल फ्लेम को रोकता रहा, लेकिन किन तियन के पास भी 2 खतरनाक ऑरेंज टैलेंट थे, स्पिरिचुअल विजडम, डिवाइन अथॉरिटी और डिवोरिंग सोल फ्लेम। इनकी वजह से सोल से जुड़ी हर चीज में उसकी क्षमता बेहद बढ़ गई थी। इसलिए वो जल्दी लड़ाई खत्म करने की जगह धीरे धीरे खेल रहा था। कुछ देर बाद ओल्ड घोस्ट को समझ आ गया कि वो किन तियन को हरा नहीं सकता। उसी समय अचानक उसे चक्कर आने लगे। उसकी नजर धुंधली हो गई। उसकी सोइल पावर भी धीमी पड़ने लगी। ये क्या हो रहा है? उसका दिल जोर से धड़कने लगा। उसने नीचे देखा। उसकी छाती में घुसी छोटी ब्लेड पर हल्की नीली चमक थी। जहर। ब्लेड पर जहर था। ओल्ड घोस्ट का चेहरा बदल गया। जहर उसके पूरे शरीर में फैल चुका था। उसका शरीर कांपने लगा। ये देखकर किन तियन की आंखों में ठंडा भाव आया। अब जाल बंद करने का समय था। उसने डिवोरिंग सोल फ्लेम को तेज किया। काला आग कमल अचानक फैल गया और लहर की तरह ओल्ड घोस्ट को निगल गया। ओल्ड घोस्ट ने आखिरी बार सोल पावर जुटाने की कोशिश की, लेकिन जहर ने सब खत्म कर दिया था। वो बस देखता रहा। काला आग कमल उसे पूरी तरह निगल गया। उसकी चेतना दर्द की आग में डूबती गई और आखिरकार अंधेरे में खो गई। कुछ देर बाद काली आग वापस सिमट गई। मलबे के बीच ओल्ड घोस्ट बेहोश पड़ा था। उसकी काली चोगा जलकर फट चुका था। उसकी छाती में ब्लेड अभी भी घुसी थी। तभी दूर से हवा चीरने की आवाज आई। लीची धीरे धीरे नीचे उतरा। उसने जमीन पर पड़े ओल्ड घोस्ट को देखा और मुस्कराया। उसने किन तियन की तरफ हाथ जोड़कर कहा, कॉन्ग्रेचुलेशंस बॉस, आपको एक रैंक 6 सबऑर्डिनेट मिल गया। किन तियन हल्का सा मुस्कराया। उसने हाथ उठाया। ओल्ड घोस्ट का शरीर हवा में उठ गया।
फिर उसने अपना हाथ उसके माथे पर रखा और तेजी से एक सोल सील लगा दी। एपिसोड 374 बैटल ग्रुप कैंप में वापसी। बंजर मैदान पर तेज हवा चल रही थी। हवा में हल्की ठंडक और वीरानी घुली हुई थी। ओल्ड घोस्ट की पलकें फड़कीं और उसने धीरे धीरे आंखें खोलीं। तेज धूप उसकी आंखों में चुभ गई। उसने आंखें सिकोड़ लीं। उसकी नजर के सामने एक लंबा आदमी खड़ा था जिसकी पीठ उसकी तरफ थी। ओल्ड घोस्ट ने तुरंत पहचान लिया, वो किन तियन था। अगले ही पल उसका शरीर अचानक तन गया। उसकी सॉइल पावर अपने आप उठने लगी, लेकिन जैसे ही वो कुछ करने वाला था, उसकी आत्मा के अंदर से अचानक एक अजीब सी अधीनता की भावना उठी, जैसे उसकी आत्मा खुद झुक रही हो। उसका पूरा शरीर सुन्न हो गया। उसकी उंगलियां तक हिल नहीं पा रही थीं। मेरे साथ क्या हो रहा है? ओल्ड घोस्ट की पुतलियां सिकुड़ गईं। उसने अपनी सॉइल पावर अंदर की तरफ भेजी और फिर वो डर से जम गया। उसके सोल सी के बीचों बीच एक डार्क गोल्डन सोल सील तैर रही थी। उससे निकलने वाला दबाव उसकी आत्मा को कसकर जकड़े हुए था। एक रैंक 6 सोल मास्टर होने के नाते वो तुरंत समझ गया, वो किसी और का सोल सर्वेंट बन चुका था। मास्टर। ओल्ड घोस्ट लड़खड़ाकर खड़ा हुआ। उसकी छाती का घाव लगभग भर चुका था, लेकिन अभी भी दर्द कर रहा था। उसने किन तियन की तरफ देखा। उसकी आवाज भारी थी और भावनाओं से भरी हुई। किन तियन धीरे धीरे मुड़ा। उसकी शांत नजर ओल्ड घोस्ट को देख रही थी। यान सॉन्ग की यादों से उसे पहले ही ओल्ड घोस्ट की पूरी कहानी पता चल चुकी थी। ओल्ड घोस्ट का असली नाम जोंग शियांगुई था। वो एक साधारण परिवार से आया था। बड़े होने के बाद उसका ब्लड लाइन जागा और वो खेती की दुनिया में आ गया। उसने आम रास्ता नहीं चुना, वो उन लाखों में एक बना सॉइल मास्टर। अपनी खास ब्लड लाइन और कड़ी मेहनत के दम पर वो आखिरकार रैंक 6 तक पहुंच गया। लेकिन उसका स्वभाव अकेला रहने वाला था। उसने कभी शादी नहीं की, किसी फैक्शन में भी शामिल नहीं हुआ। वो बस अलग अलग ग्रहों पर अकेला घूमता रहता था। जहां तक यान सॉन्ग के लिए काम करने की बात थी, वो पूरी तरह यान सॉन्ग की चाल थी। यान सॉन्ग को उसके बारे में पता चला और उसने उसे अपने अधीन करने की योजना बनाई। उसने फैमिली की इंटेलिजेंस से ओल्ड घोस्ट का पूरा बैकग्राउंड निकलवाया। उसे पता चला कि ओल्ड घोस्ट की एक कमजोरी थी, उसका एक पुराना दोस्त। यान सॉन्ग ने एक जहरीली साजिश रची। उस दोस्त के पूरे परिवार को बर्बाद कर दिया गया। सिर्फ एक 5 साल का बच्चा बचा। जब जोंग शियांगुई को ये पता चला तो वो पागल हो गया। उसी समय यान सॉन्ग मदद लेकर आया। उसने कहा कि वो उस बच्चे को ढूंढने में मदद करे। आखिरकार बच्चा मिल गया, लेकिन वो एक अजीब बीमारी से पीड़ित था। उसे जिंदा रखने के लिए खास दवा चाहिए थी। यहाँ यान सॉन्ग ने अपना असली चेहरा दिखाया। उसने कहा कि वो बच्चे का इलाज कराएगा, लेकिन बदले में ओल्ड घोस्ट को 5 साल उसके लिए काम करना होगा। अपने दोस्त की आखिरी निशानी को बचाने के लिए ओल्ड घोस्ट मान गया। सालों तक वो यान सॉन्ग के लिए काम करता रहा। किन तियन ने शांत आवाज में कहा, जुंजिया, वो बच्चा अभी तियान्यू स्टार पर है। उसकी बीमारी बहुत पहले ठीक हो चुकी है। यान सॉन्ग ने तुमसे ये बात छुपाई थी। ये सुनते ही ओल्ड घोस्ट का शरीर कांप गया। उसकी आंखें लाल हो गईं। सालों से उसके दिल पर रखा भारी पत्थर जैसे टूट गया था। थैंक यू मास्टर। उसने सिर झुका लिया। इस बार उसके शब्दों में पहले जैसी बेबसी नहीं थी। किन तियन ने बस हल्का सा सिर हिलाया। वो जानता था कि अभी ओल्ड घोस्ट पूरी तरह वफादार नहीं हुआ है, लेकिन समय के साथ सब बदल जाएगा। कुछ देर बाद जब किन तियन और ओल्ड घोस्ट यान सॉन्ग की लाश लेकर चिजन बैटल ग्रुप के कैंप में पहुंचे तो पूरे कैंप का माहौल अजीब हो गया। यंग मास्टर, यान सॉन्ग के पर्सनल गार्ड सबसे पहले दौड़े। जैसे ही उन्होंने खून से सनी लाश देखी, उनके कप्तान के घुटने जमीन पर गिर गए। बाकी गार्ड की आंखें लाल हो गईं। फेंग शियाओतियान और बाकी बैटालियन कमांडर चुप खड़े थे। दूसरी तरफ साधारण सैनिकों के चेहरों पर छुपी हुई राहत थी। यान सॉन्ग के अत्याचार से कौन नहीं परेशान था। अब वो खत्म हो चुका था। हवा में जैसे हल्की राहत की खुशबू थी। कुछ लोगों ने यह भी नोटिस किया कि यान सॉन्ग की उंगली में लाल रूबी रिंग नहीं थी। क्या वो लड़ाई में खो गई या किसी ने ले ली? लोगों की नजरें किन तियन और ओल्ड घोस्ट पर गईं, लेकिन दोनों शुरू से साथ थे, इसलिए सबने यही सोचा। वो रिंग जिसमें हेवन बर्निंग पगैट्री था, शायद फिर से दुनिया से गायब हो गई। पता नहीं कितने साल बाद फिर दिखाई दे। इस मिशन के बाद किन तियन को जो जानकारी मिली थी, उससे गोल्ड क्लान की अंदरूनी राजनीति का बड़ा खुलासा हुआ। एपिसोड 375 डिवाइन वेपन एम्परर। डेमन एबिस की दूसरी लेयर पर बने 6th बैटल जोन के कमांड पोस्ट में जैसे ही खबर पहुंची, माहौल अचानक भारी हो गया। यान सॉन्ग मर गया। स्क्वायर फेस वाले मेजर जनरल ने टेबल पर हल्के से अपनी उंगलियां थपथपाईं। उसके चेहरे पर हल्की सी भौहें सिकुड़ी हुई थीं। सामने रखी बैटल रिपोर्ट को देखते हुए वो थोड़ा हैरान लहजे में बोला, मुझे याद है उसने अभी हाल ही में बड़ी जीत हासिल की थी। अपनी टुकड़ी को लीड करते हुए 2 बड़े डेमन केव्स खत्म किए थे और डेमोनिक क्यू रिफ्ट भी नष्ट कर दिया था। अभी एक दिन भी नहीं हुआ और वो मर गया।
पास खड़ा एडजुटेंट तुरंत समझाने लगा। फ्रंटलाइन रिपोर्ट के मुताबिक एक टियर 6 सिल्वर विंग डेमन अचानक चिज़न बैटल ग्रुप के कमांड सेंटर पर हमला कर दिया। उसने यान सॉन्ग को बुरी तरह घायल कर दिया और उसे उठाकर ले गया। मेरा अंदाजा है कि ये डेमन रेस की बदला लेने वाली कार्रवाई हो सकती है। टियर 6 सिल्वर विंग डेमन? मेजर जनरल ने सिर उठाया। उसके चेहरे पर साफ शक दिखाई दे रहा था। यान सॉन्ग एक टियर 6 गोल्डन ब्लडलाइन डिसेंडेंट था। उसी लेवल का एक सिल्वर विंग डेमन उसके खुद के कमांड सेंटर में घुसकर उसे घायल कर दे और उठा ले जाए? ये बात हजम नहीं होती। डेमन सप्रेशन एबिस में गोल्डन ब्लडलाइन जीनियस का मरना कोई नई बात नहीं थी, लेकिन किसी डेमन का सीधे कमांड सेंटर में घुसकर कमांडर को किडनैप कर लेना, ऐसा पहले कभी नहीं हुआ था। अगर ये खबर फैल गई तो फ्रंटलाइन सैनिकों का मनोबल हिल सकता था। एडजुटेंट भी उलझन में था। रिपोर्ट के मुताबिक यान सॉन्ग को लगभग एक ही वार में गिरा दिया गया। उसे पलटकर जवाब देने का भी मौका नहीं मिला, लेकिन वो गोल्डन ब्लडलाइन डिसेंडेंट था। भले सामने पीक टियर 6 सिल्वर विंग डेमन हो, फिर भी वो इतना बेबस नहीं होना चाहिए था। वो थोड़ी देर रुका और फिर बोला, और सिल्वर विंग्ड डेमन की लिमिट होती है। उसके लिए टियर 7 डेमन किंग बनना लगभग नामुमकिन है। दोनों ने एक दूसरे की तरफ देखा। दोनों की आंखों में एक ही शक झलक रहा था, लेकिन यान सॉन्ग अब मर चुका था और जिस सिल्वर विंग डेमन ने ये सब किया था वो भी गायब हो चुका था। इस मामले को अभी आगे बढ़ाना सुई को भूसे में ढूंढने जैसा था। मेजर जनरल ने गहरी आवाज में कहा, अभी सबसे जरूरी काम है उसका रिप्लेसमेंट ढूंढना। क्या तुम्हारे पास कोई कैंडिडेट है? एडजुटेंट कुछ पल सोचकर बोला, कुछ लोग हैं, लेकिन नियम के हिसाब से अगर कमांडर ड्यूटी में मर जाए तो पहले उसी बैटल ग्रुप से कैंडिडेट चुनना चाहिए। मेजर जनरल ने तुरंत पूछा, क्या चिज़न बैटल ग्रुप में यान सॉन्ग के अलावा कोई और टियर 6 स्पिरिचुअलिस्ट है? नहीं है। एडजुटेंट ने सिर हिलाया, लेकिन एक आदमी है जो टियर 6 डेमन को मार सकता है। उसका नाम किंतियन है, 7th ब्यूरो का कर्नल, टियर 5 4 स्टार स्पिरिचुअलिस्ट। मेजर जनरल की भौहें हल्की उठ गईं। एडजुटेंट आगे बोला, वो हाल ही में डेमन सप्रेशन एबिस आया है और चिज़न बैटल ग्रुप में शामिल हुआ है। इस मिशन में उसने लगातार 2 टियर 6 डेमन को मारा, एक को दूर से रूण स्नाइपर राइफल से और दूसरे को सीधे आमने सामने लड़कर। टियर 5 4 स्टार और टियर 6 को मार दिया। मेजर जनरल के चेहरे पर पहली बार असली हैरानी दिखी। किस फैमिली से है वो? गोल्डन क्लान में किन सरनेम मैंने कभी नहीं सुना। एडजुटेंट थोड़ा असहज हुआ। उसके बारे में जानकारी बहुत कम है, बस इतना पता है कि वो 7th ब्यूरो से है। बैकग्राउंड, एक्सपीरियंस, पर्सनल रिलेशन, लगभग सब खाली है। मेजर जनरल ने हाथ हिलाकर कहा, 7th ब्यूरो के फ्रंटलाइन लोग ऐसे ही होते हैं। उनकी फाइल या तो सीक्रेट होती है या जानबूझकर बदली हुई। इसमें कुछ अजीब नहीं। फिर उसने पूछा, तो तुम्हारा सुझाव है कि उसे कमांडर बना दिया जाए? एडजुटेंट ने साफ शब्दों में कहा, मेरा सुझाव है पहले उसे एक्टिंग कमांडर बनाया जाए। पहली बात, उसकी कॉम्बैट स्ट्रेंथ असली है, उसने सच में टियर 6 डेमन मारे हैं। दूसरी बात, 7th ब्यूरो के ऑफिसर आमतौर पर उन नोबल फैमिली के बिगड़े हुए बेटों से ज्यादा भरोसेमंद और काबिल होते हैं। अगर वो अच्छा परफॉर्म करे तो एक्टिंग हटाकर उसे पक्का कमांडर बना सकते हैं। अगर नहीं किया तो बाद में किसी और को भेज सकते हैं। मेजर जनरल ने कुछ पल सोचा और सिर हिलाया। ठीक है, यही करते हैं। चिज़न बैटल ग्रुप के आसपास के डेमन केव्स अभी साफ हो चुके थे। बाहरी दबाव काफी कम था, इसलिए नए लोगों को मौका देने का ये सही समय था। उन नोबल फैमिली के ब्लड लाइन वारिसों के मुकाबले एक ऐसा टियर 5 4 स्टार ऑफिसर जो लगातार 2 टियर 6 डेमन मार चुका हो और 7th ब्यूरो से आया हो, साफ तौर पर ज्यादा वैल्यू रखता था, क्योंकि ऐसे लोग असल में मिलिट्री डिपार्टमेंट की असली ताकत होते हैं। कुछ देर बाद बटालियन 3 के कैंप में चमकती रोशनी वाले टेंट के अंदर किंतियन बैठा था। उसकी उंगली में पहनी रेड रूबी रिंग हल्की लाल रोशनी छोड़ रही थी। वो उंगली से रिंग के चेहरे को हल्के से सहला रहा था। ये देखने में साधारण लगने वाली रिंग असल में एम्पायर की 10 ग्रेट गन्स में से एक थी, हेवन बर्निंग परगेटरी। किंतियन हल्के से मुस्कुराया, इतनी देर से छिपे हुए हो, बाहर आकर मिलोगे नहीं? शांत टेंट में उसकी आवाज गूंज गई। अगले ही पल रिंग हल्का सा कॉम्पी, रूबी के अंदर से एक लाल रोशनी निकली और हवा में घूमती हुई आधे आदमी जितनी ऊंचाई वाले फायर डेमन में बदल गई। उसके सिर पर 2 छोटे मुड़े हुए सींग थे, खुर आग पर खड़े थे जैसे कोई छोटा बछड़ा हो, लेकिन उसका चेहरा अजीब तरह से प्यारा और मजाकिया था, जैसे कोई कार्टून डॉल हो। फायर डेमन ने किंतियन को ऊपर से नीचे तक देखा, फिर बोला, तुम इंसान काफी दिलचस्प हो। उसकी आवाज युवा थी, लेकिन अंदाज किसी पुराने अनुभवी जैसा था। तुम्हारे अंदर एक खुशबू है जो मुझे करीब महसूस होती है। कई पार्टनर बदलने के बाद पहली बार ऐसा महसूस हुआ है। किंतियन मन ही मन समझ गया, यह एहसास शायद उसके टैलेंट गन गॉड सोइल की वजह से था। ये टैलेंट उसे किसी भी फायरआर्म के साथ तुरंत रेजोनेंस बनाने देता था, इसलिए गन स्पिरिट भी उससे अलग नहीं थी।
किन तियन मुस्कुराया, पार्टनर, क्या तुम सबको ऐसा ही बुलाते हो? तो क्या मैं तुम्हारा अगला पार्टनर बनने के लायक हूँ? ये सुनते ही फायर डेमन ने मुंह फुला लिया। तुम बहुत कमजोर हो, इंसानों के हिसाब से तुम सिर्फ टियर 5 हो, अभी मेरे पावर को इस्तेमाल करने के लायक नहीं हो, पहले ब्रेक थ्रू करो। बात खत्म होते ही वो वापस रिंग के अंदर घुस गया। किन तियन जरा भी परेशान नहीं हुआ, वो अब भी रिंग को सहला रहा था। उसकी उंगली से एक अजीब ऊर्जा धीरे धीरे अंदर जा रही थी। ये उसकी दूसरी पर्पल टैलेंट की ताकत, मास्टर ऑफ आर्म्स। अचानक उसके दिमाग में आवाज आई, कितना आरामदायक है, रुकना मत। फायर डेमन की आवाज थी जिसमें आलस और मजा दोनों मिल रहे थे। किन तियन के होठों पर हल्की मुस्कान आई और उसने तुरंत ऊर्जा भेजना बंद कर दिया। क्यों रुक गए? कैसे रुक गए? धमाके के साथ फायर डेमन फिर बाहर आ गया। उसका चेहरा लाल था और सींगों से चिंगारियां निकल रही थीं। किन तियन ने कंधे उचकाए। मैं क्या करूं? मैं अभी टियर 5 हूं, इतना पावर खर्च नहीं कर सकता। ये साफ उल्टा दांव था। फायर डेमन गुस्से से लगभग धुआं छोड़ने लगा, लेकिन उसे उस ऊर्जा की लालच भी थी। कुछ देर बाद उसने नाक सिकोड़कर कहा, अगर तुम 3 महीने तक मुझे ये पावर देते रहो तो मैं तुम्हारे लिए एक बार हमला कर सकता हूँ। किन तियन हंस पड़ा। यान सॉन्ग की यादों से वो पहले ही इस गन स्पिरिट की लालच देख चुका था। 3 महीने, एक शॉट, सिर्फ यान सॉन्ग जैसा बेवकूफ ही मानता। फायर डेमन उछल पड़ा। तुम्हें क्या पता, मेरी पूरी ताकत का वार तुम्हारी सोच से बाहर है। किन तियन ने शांत होकर कहा, माफ करना, मेरी गन शायद तुमसे कमजोर नहीं है। उसने हाथ उठाया और शैडो स्ट्राइक को बुलाया। उसके दिमाग के इशारे से गन के मुंह से एक हल्की काली घोष जैसी गन स्पिरिट बाहर आई। फायर डेमन ने उसे देखा और नाक से आग छोड़ी। ये नई जागी हुई गन स्पिरिट मुझे दिखा रहे हो? 100 साल भी इसे पालो तो भी मेरी आधी ताकत नहीं होगी। किन तियन नाराज नहीं हुआ, क्योंकि ये सच था। शैडो स्ट्राइक की लिमिट टियर 6 तक ही थी। फायर डेमन फिर बोला, छोटी सोच वाला इंसान, खुद सोचो। और वो फिर से रिंग के अंदर चला गया। किन तियन हल्का सा मुस्कुराया। यान सॉन्ग की यादों से वो जानता था कि ये छोटा डेमन कितना घमंडी और जिद्दी है, जरा सी बात पर खुद को सील कर लेता है। लेकिन मैं यान सॉन्ग नहीं हूँ, मछली पकड़नी है तो चारा भी सही डालना होगा। ये सोचकर उसने सिस्टम पैनल खोला। उसने 4 मिलियन इवोल्यूशन पॉइंट्स मास्टर ऑफ आर्म्स टैलेंट में डाल दिए। पर्पल टैलेंट की रोशनी धीरे धीरे गहरी हुई और जल्द ही एक नया ऑरेंज टैलेंट पैदा हुआ, डिवाइन वेपन एम्परर। टैलेंट पूरा होते ही किन तियन के शरीर के अंदर जैसे भट्ठी फट गई। मास्टर ऑफ आर्म्स की ताकत जो उसके खून में छिपी थी अचानक उबलने लगी। गर्म लहरें मेरिडियन के अंदर दौड़ने लगीं। मांसपेशियां और हड्डियां हल्की गूंज पैदा कर रही थीं, जैसे हजारों छोटे गियर फिर से सेट हो रहे हों। उसने हाथ उठाया, उसकी हथेली में सुनहरी रोशनी की पतली धारा उठी। ये पहले वाली ताकत से कहीं ज्यादा ठोस और दबदबे वाली थी। ये ऑरेंज टैलेंट डिवाइन वेपन एम्परर की असली शक्ति थी। ऐसा लग रहा था जैसे उसके एक इशारे से किसी भी हथियार का जीवन और मृत्यु तय हो सकती है। किन तियन ने शैडो स्ट्राइक की तरफ देखा। जैसे ही उसने मन में सोचा, सुनहरी रोशनी गन के बैरल में समा गई। भूं, शैडो स्ट्राइक से तेज गूंज निकली। काली घोस्ट गन स्पिरिट अचानक पलटकर घूमी। उसका शरीर पहले से थोड़ा ठोस हो गया था। मौत की ठंडी आभा के अंदर अब हल्की सी जीवंतता भी आ गई थी। किन तियन साफ महसूस कर सकता था, गन हल्की गर्म हो रही थी, लेकिन ये जलन नहीं थी। यह किसी जीवित प्राणी की धड़कन जैसी गर्माहट थी। और सबसे अजीब बात, गन के बैरल का धातु चमक गहरी हो रही थी। सतह पर पैटर्न उभरने लगे थे और उसका वजन भी पहले से ज्यादा भारी महसूस हो रहा था, जैसे उसकी मटेरियल डेंसिटी खुद बदल रही हो। शैडो स्ट्राइक धीरे धीरे एक नए स्तर की ओर विकसित हो रही थी। किन तियन की नई ताकत और हेवन बर्निंग पर्गेट्री के साथ उसका रिश्ता अब एक नया मोड़ लेने वाला है। एपिसोड 376, डिवाइन वेपन एम्परर। कितना कंफर्टेबल, रुकना मत। अचानक किन तियन के दिमाग में फायर डेमन की उनींदी सी कराह गूंज उठी। किन तियन के होंठ हल्के से ऊपर उठे और उसने तुरंत अपनी ऊर्जा रोक दी। क्यों रुके? तुम रुकने की हिम्मत कैसे कर सकते हो? धड़ाम की आवाज के साथ फायर डेमन रिंग से बाहर फटकर निकल आया। उसका छोटा सा चेहरा लाल हो गया था, सींगों से चिंगारियां निकल रही थीं और उसके खुर बेचैनी से जमीन पर रगड़ रहे थे। किन तियन ने हाथ फैला दिए और मासूम सा चेहरा बनाते हुए बोला, मैं क्या करूं? अभी मैं सिर्फ टियर 5 हूं, बहुत कमजोर हूं, इतना खर्च अफोर्ड नहीं कर सकता। ये साफ साफ उल्टा दांव था और इससे फायर डेमन गुस्से में सिर से काला धुआं छोड़ने लगा। उसे किन तियन का असली इरादा समझ नहीं आया, लेकिन वो उस पोषण देने वाली शक्ति के लिए सच में तरस रहा था। थोड़ी देर तक खुद को रोकने के बाद उसने नाक सिकोड़ते हुए कहा, अगर तुम 3 महीने तक मुझे यही शक्ति देते रहो तो मैं तुम्हारी एक बार मदद कर सकता हूँ। 3 महीने, सिर्फ एक शॉट के लिए? किन तियन अचानक हंस पड़ा। यान सॉन्ग की यादों में वो इस गन स्पिरिट की लालच पहले ही देख चुका था। यहाँ तक कि यान सॉन्ग जैसा आदमी भी इसकी डिमांड से पागल हो गया था।
किन ठंडी हंसी के साथ बोला, सिर्फ यान सॉन्ग जैसा बेवकूफ ही तुमसे ऐसा सौदा करेगा। तुम्हें क्या पता। फायर डेमन उछल पड़ा, मेरे फुल स्ट्राइक की ताकत तुम्हारी कल्पना से बाहर है। तुम्हें बहुत बड़ा फायदा मिल रहा है। किन ने कंधे उचकाए, सॉरी, लेकिन मेरी गन शायद तुमसे कमजोर नहीं है। इतना कहते ही उसने हाथ उठाया और शैडो स्ट्राइक को बुला लिया। उसके मन के हल्के से इशारे के साथ बैरल से एक हल्की काली भूत जैसी गन स्पिरिट धीरे धीरे बाहर तैरने लगी। उसका शरीर पतला था, लेकिन उसके आसपास तेज और घातक आभा फैल रही थी। फायर डेमन ने उसे देखा और नाक से आग छोड़ते हुए तिरस्कार से बोला, ये अभी अभी जागी हुई गन स्पिरिट भी दिखावा कर रही है। अगर तुम इसे 100 साल तक भी उस शक्ति से पालो, तब भी ये मेरी आधी ताकत तक नहीं पहुंचेगी। किन नाराज नहीं हुआ, क्योंकि फायर डेमन सच बोल रहा था। चाहे वो गन गॉड सॉइल हो या मास्टर ऑफ आर्म्स, गन स्पिरिट को पालने और मजबूत करने की भी एक लिमिट होती है, और शैडो स्ट्राइक की बुनियाद ही कमजोर थी। टियर 6 डेमन का शिकार करना ही उसकी लिमिट थी। किन ने शांत स्वर में कहा, छोटी सोच वाले, खुद ही सोच लो। फायर डेमन फिर से रत्न के अंदर घुस गया, जैसे अब काफी समय तक बाहर आने का इरादा नहीं था। काफी घमंडी गन स्पिरिट है। किन ने हल्के से सिर हिलाया। यान सॉन्ग की यादों से वो जानता था कि इस छोटे डेमन से डील करना कितना मुश्किल है। जरा सी बात पर नाराज होकर खुद को सील कर लेता है और बिल्कुल बात नहीं करता। यान सॉन्ग ने कई बार कोशिश की, लेकिन आखिर में उसे मजबूरी में इसकी शर्तें माननी पड़ी। लेकिन मैं यान सॉन्ग नहीं हूँ। मछली पकड़नी हो तो चारा भी अच्छा होना चाहिए। ये सोचकर किन के होठों पर हल्की मुस्कान आ गई। उसने सिस्टम पैनल खोला और 4 मिलियन इवोल्यूशन पॉइंट्स मास्टर ऑफ आर्म्स नाम की टैलेंट में डाल दिए। बैंगनी टैलेंट लाइट गोला धीरे धीरे गहरा होने लगा। कुछ ही सेकंड बाद एक नई नारंगी टैलेंट पैदा हुई। नाम डिवाइन वेपन एम्परर। टाइप एक्टिव टैलेंट। इंट्रोडक्शन। तुमने हथियारों की असली शक्ति का अंतिम रहस्य मास्टर कर लिया है। अब तुम किसी भी हथियार की छिपी हुई क्षमता को गहराई से बाहर निकाल सकते हो। तुम अस्थायी रूप से उसके असली कॉम्बैट पावर को रिलीज कर सकते हो और लगातार ऊर्जा देने से उसकी ताकत स्थायी रूप से भी बढ़ा सकते हो, जिससे हर हथियार अपनी मूल लिमिट को तोड़ सकता है। पहला, डिवाइन वेपन ब्लेसिंग। कुछ समय के लिए हथियार की बेस एट्रीब्यूट 200 से 300% तक बढ़ जाते हैं और 7 एन्चेंटमेंट शक्तियों में से कम 3 अस्थायी रूप से जाग जाती हैं। शार्पनेस, ब्लड सकिंग, डेमन ब्रेक, ओवरलोड, रिवर्सल, रिन्यूअल, स्पिरिट सकिंग। दूसरा, स्पिरिट अवेकनिंग। सम्राट की शक्ति से लगातार पोषण देने पर हथियार की बेस एट्रीब्यूट 500 से 800% तक स्थायी रूप से बढ़ जाती है। साथ ही 7 एन्चेंटमेंट शक्तियां स्थायी रूप से जाग जाती हैं और गन स्पिरिट के जन्म की संभावना भी बढ़ जाती है। तीसरा, कोलैप्स ऑफ 10,000 वेपन। सम्राट की शक्ति छोड़कर दुश्मन के हथियार पर पूर्ण दबाव बनाया जाता है, जिससे उसका ढांचा टूट जाता है और वो तेजी से बिखर जाता है या सीधे ऊर्जा में बदल जाता है। अगर हथियार में स्पिरिट हो तो उसकी आत्मा और शरीर को जबरदस्ती अलग किया जा सकता है, जिससे स्पिरिट को भारी नुकसान होता है और टूटे हुए ऊर्जा को अपने हथियार के पोषण में बदला जा सकता है। चौथा, एसेंशन ऑफ डिवाइन वेपन। लंबे समय तक पोषण देने से स्पिरिट की चेतना बढ़ती है और डिवाइन वेपन में विकसित होने का मौका मिलता है। टैलेंट इवोल्यूशन पूरा होते ही किन को ऐसा लगा जैसे उसके शरीर के अंदर एक भट्ठी फट गई हो। मास्टर ऑफ आर्म्स की शक्ति, जो पहले खून में छिपी हुई थी, अचानक उबलने लगी। जलती हुई गर्मी के साथ वो उसकी मेरिडियन में दौड़ने लगी। शरीर की हर हड्डी और मांसपेशी से हल्की कंपन की आवाज आने लगी, जैसे अनगिनत छोटे गियर दोबारा फिट होकर सही जगह पर सेट हो रहे हों। अनजाने में उसने हाथ उठाया। उसकी हथेली में सुनहरी रोशनी की एक पतली धारा उभर आई। ये रोशनी पहले वाली मास्टर ऑफ आर्म्स शक्ति से कहीं ज्यादा ठोस और दबंग थी। उसकी उंगलियों के चारों तरफ घूमते ही हवा में हल्की तरंगे बनने लगी। ये थी नारंगी टैलेंट डिवाइन वेपन एम्परर की ओरिजिन पावर। सिर्फ क्षमता निकालने वाली शक्ति नहीं, बल्कि हथियारों पर राज करने वाली सम्राट जैसी शक्ति। जैसे हाथ उठाते ही किसी भी हथियार की जिंदगी, मौत, महिमा और पतन तय किया सकता हो। किन ने हाथ में पकड़ी शैडो स्ट्राइक की तरफ देखा। उसके मन के हल्के इशारे के साथ सुनहरी रोशनी की धारा सीधे बैरल के अंदर समा गई। भून की तेज गूंज सुनाई दी। शैडो स्ट्राइक ने पहले से कहीं ज्यादा तेज और साफ कंपन किया। काली भूत जैसी गन स्पिरिट बैरल के ऊपर जोर से पलटी खाकर घूमने लगी। उसका पतला शरीर थोड़ा ठोस हो गया और उसकी मौत जैसी आभा में अब हल्की जीवंत फुर्ती भी मिल गई। किन साफ महसूस कर सकता था कि गन का शरीर हल्का गर्म हो रहा है, लेकिन ये जलती हुई गर्मी नहीं थी, बल्कि किसी जिंदा प्राणी की तरह हल्की गर्माहट, जैसे वो अपने हाथ में उसकी तेज होती धड़कन महसूस कर रहा हो। और भी हैरानी की बात ये थी कि बैरल की धातु की चमक गहरी होने लगी थी। उसकी सतह पर हल्के पैटर्न उभरने लगे और उसका वजन पहले से ज्यादा भारी लगने लगा। स्पष्ट था, उसकी घनता चुपचाप बढ़ रही थी और उसका मटेरियल धीरे धीरे और भी मजबूत रूप में इवॉल्व हो रहा था। शैडो स्ट्राइक की ये नई फॉर्म जल्द ही रणभूमि में तबाही मचाने वाली है।
एपिसोड 377 डिवाइन वेपन एम्परर पार्ट 3। ये कैसी पावर है? लाल रूबी वाली रिंग अचानक जोर से कांपने लगी और फायर डेमन ऐसे उछलकर बाहर आया जैसे किसी ने उसे जला दिया हो। उसका जो आमतौर पर घमंडी सा छोटा चेहरा रहता था, अब पूरी तरह शॉक्ड हो चुका था। वो घूरकर उस गोल्डन लाइट की धारा को देखने लगा जो शैडो स्ट्राइक के चारों तरफ बह रही थी। उसकी नाक तेजी से फड़क रही थी, आंखों में पहले कभी न देखी गई लालसा चमक रही थी। यहाँ तक कि उसके सिर पर लगा तेज हॉर्न भी एक्साइटमेंट से लाल चमकने लगा। वो फोर्स इतनी ज्यादा टेम्पटिंग थी कि पहले किन तियन ने उसे जो एनर्जी खिलाई थी उससे कहीं ज्यादा पावरफुल थी। उस पावर में इवोल्यूशन की ऐसी आभा थी जो किसी भी वेपन स्पिरिट को पागल कर सकती थी। ऐसा लग रहा था जैसे अगर कोई वेपन स्पिरिट उसकी जरा सी भी झलक छू ले तो वो तुरंत अपनी सारी बेड़ियां तोड़कर उस ट्रांसफॉर्मेशन को हासिल कर ले जो वो हमेशा से चाहता था। फायर डेमन की नजर बार बार शैडो स्ट्राइक और किन तियन के बीच घूम रही थी। उसके गले से हल्की सी गुर्राहट निकल रही थी जो किसी दबे हुए रोने जैसी लग रही थी। उसका पहले वाला घमंड पूरी तरह गायब हो चुका था और अब उसकी आंखों में सिर्फ साफ साफ लालच दिख रहा था। अब तक उसने जो भी एनर्जी अब्सॉर्ब की थी वो बस उसके लिए एक बेसिक रिचार्ज जैसी थी, जैसे किसी खाली बोतल में पानी भरना। लेकिन अभी किन तियन के अंदर बह रही एम्परर पावर बिल्कुल अलग थी। ये वो चाबी थी जो वेपन स्पिरिट्स की असली जड़ को एक्टिवेट कर सकती थी और उन्हें दोबारा जन्म लेने का मौका दे सकती थी। असली इवोल्यूशन का मौका, ऐसा मौका जिसे हेवन बर्निंग परगेटरी जैसा मशहूर वेपन स्पिरिट भी नजरअंदाज नहीं कर सकता था। कुछ पल बाद फायर डेमन हवा में तैरते हुए बोला, हे, तुम्हारा नाम किन तियन है ना? उसके छोटे चेहरे पर अभी भी एम्परर पावर के लालच की चमक थी, लेकिन उसकी आवाज में उसने जानबूझकर थोड़ा शांत और डिग्निफाइड टोन रखने की कोशिश की, जैसे वो अभी भी 10 ग्रेट गन्स के वेपन स्पिरिट्स में से एक होने की इज्जत बचाए रखना चाहता हो। मैंने सोच लिया है, चलो हमारे कोऑपरेशन का तरीका बदलते हैं। वो थोड़ा रुका, फिर हवा में अपने छोटे खुर से हल्का सा ठप्पा मारा जैसे कोई पक्का फैसला कर रहा हो। जब तक तुम मुझे फायर टाइप एनर्जी की अच्छी सप्लाई देते रहोगे, मैं तुम्हारी बिना किसी लिमिट के मदद करूंगा, लेकिन बदले में तुम्हें हर दिन ये गोल्डन पावर मेरे शरीर में डालनी होगी। कोई आलस नहीं चलेगा। आखिरी 4 शब्द उसने बहुत जल्दी और बेचैनी से बोले, जैसे अपनी असली चाहत को छुपाने की कोशिश कर रहा हो, लेकिन फिर भी उसकी आवाज में लालच साफ सुनाई दे रहा था। ये सुनकर किन तियन के होठों पर धीरे धीरे एक जानकार मुस्कान आ गई। जैसा उसने सोचा था, डिवाइन वेपन के इवोल्यूशन के लालच के सामने हेवन बर्निंग परगेटरी का वेपन स्पिरिट भी आखिरकार अपना घमंड छोड़ने पर मजबूर हो गया था। किन तियन ने अपनी उंगलियों से शैडो स्ट्राइक की गन बैरल को हल्के से सहलाया और उसे घोस्ट गन स्पिरिट से आती खुशी साफ महसूस हुई। फिर उसने शांत आवाज में जवाब दिया, ठीक है। इतना कहकर उसने अपनी हथेली आगे बढ़ाई। हथेली ऊपर की तरफ थी और चेहरे पर हल्की मुस्कान थी। तो फिर आगे से खुशी खुशी साथ काम करते हैं। फायर डेमन कुछ सेकंड तक उस चौड़ी हथेली को घूरता रहा। उसका छोटा सा सिर थोड़ा तिरछा था, जैसे वो अभी भी कुछ सोच रहा हो। कुछ देर बाद उसने सावधानी से अपनी छोटी सी आग जैसी हथेली आगे बढ़ाई। उसकी हथेली से हल्की ऑरेंज रेड रोशनी निकल रही थी और उसमें असली गर्माहट थी जो घोस्ट गन स्पिरिट की तरह धुंधली या रहस्यमयी नहीं थी। जैसे ही दोनों की हथेलियां हल्के से टच हुईं, किन तियन को तुरंत दूसरी तरफ से आने वाली जलती हुई गर्मी महसूस हुई। वो फ्लेम की शुद्ध ओरिजिन पावर थी, इतनी रिफाइंड कि उसने इससे पहले कभी इतनी पवित्र फायर टाइप स्पिरिचुअल एनर्जी महसूस नहीं की थी। इस एहसास ने किन तियन को और ज्यादा यकीन दिला दिया कि ये चिबी डेमन क्वालिटी में घोस्ट गन स्पिरिट से भी कहीं ज्यादा ताकतवर है। कुछ देर बाद जब किन तियन ने अपना हाथ वापस खींचा तो उसे अचानक कुछ याद आया। उसकी नजर फायर डेमन के उस खूबसूरत छोटे चेहरे पर पड़ी। वैसे, उसने कहा, क्या तुम्हारा कोई नाम है? ये सुनकर फायर डेमन की छोटी आंखें इधर उधर घूमने लगी। उसकी नजरों में जैसे कोई बहुत पुरानी याद चमक गई, जैसे वो समय के पार किसी पुराने पल को देख रहा हो। कुछ पल की चुप्पी के बाद वो हल्की सी नॉस्टैल्जिक आवाज में बोला। उसकी आवाज पहले से काफी नरम थी। मेरे पहले कोलैबोरेटर ने मुझे एक नाम दिया था। उसने अपना छोटा सा सिर थोड़ा ऊंचा किया, जैसे कोई बड़ी घोषणा कर रहा हो। उसकी साफ आवाज पूरे टेंट में गूंज उठी। ब्लेज। ब्लेज और किन तियन की ये नई बॉन्डिंग बैटलफील्ड पर क्या रंग लाएगी? एपिसोड 378 मेजर इक्विपमेंट अपग्रेड। ब्लेज, यानसोंग तुम्हें आमतौर पर क्या क्या खिलाता था? किन तियन ने दिलचस्पी से पूछा। उसकी उंगलियां अनजाने में घुटने पर हल्के हल्के टैप कर रही थीं। ओह, बहुत सारी चीजें। ये सुनते ही फायर डेमन ने गर्व से अपनी छोटी सी छाती फुला ली और उंगलियों पर गिनना शुरू कर दिया। क्या तुमने सनफायर जेड के बारे में सुना है? फ्लेम एक्सटिंग्विशिंग स्पिरिट क्रिस्टल देखा है? और फिर रॉक क्रिस्टल एसेंस, क्रिम्सन सॉइल फायर कोर, तस्क। अब तो बस सोचकर ही मजा आ रहा है। जैसे जैसे वो बोलता गया, उसका एक्साइटमेंट बढ़ता गया। उसका छोटा सा मुंह मशीन गन की तरह तेजी से चलता रहा, जिससे किन तियन के होंठ का कोना हल्का सा फड़क गया।
ये छोटा सा लड़का सच में बिना सोचे समझे कुछ भी बोल देता था। रॉक क्रिस्टल एसेंस तो टियर 7 से टियर 8 तक एडवांस करने के लिए इस्तेमाल होता था और फ्लेम एक्सटिंग्विशिंग स्पिरिट क्रिस्टल के बारे में कहा जाता था कि वो ज्वालामुखी के दिल से निकला हुआ एसेंस होता है। टियर 6 स्पिरिचुअलिस्ट यान सॉन्ग के पास इतनी महंगी चीजें कैसे हो सकती थीं? बस किंतियन ने हाथ उठाकर उसे रोका। उसकी आंखों में हल्की बेबसी थी। तुम एक गन स्पिरिट हो, इतने सारे फायर रिसोर्स अब्सॉर्ब करने का क्या फायदा? क्या मतलब फायदा नहीं? फायर डेमन तुरंत भड़क गया और अपने छोटे खुर जमीन पर पटकने लगा। तुम इंसान लोग कल्टीवेशन करके लेवल अप कर सकते हो तो वेपन स्पिरिट्स मजबूत क्यों नहीं हो सकते? ये सारे खजाने मेरी स्पिरिचुअलिटी को नर्चर करते हैं और धीरे धीरे हेवन बर्निंग पर्गेटरी के मटेरियल को रिफाइन करते हैं, जिससे इसकी फायर पावर बढ़ती है। वो थोड़ा रुका, फिर घमंड से बोला, और क्या तुम्हें पता है एक बड़ा मूव छोड़ने में कितनी एनर्जी लगती है? ना तुम और ना ही वो पिछला लड़का इतनी जल्दी एनर्जी दे सकते थे, इसलिए मुझे पहले से स्टॉक करके रखना पड़ता है, समझे? समझ गया, किंतियन ने सोचते हुए सिर हिलाया। फिर अचानक उसकी भौं हल्की सी उठी और उसने टॉपिक बदल दिया। तो सच सच बताओ, यान सॉन्ग पर तुमने असल में कितनी एनर्जी खर्च की थी? फायर डेमन ने आत्मविश्वास से अपनी ठोड़ी उठाई और जवाब दिया, वो काफी जेनरस था, इसलिए मैंने उसे ज्यादा ठगा नहीं। लगभग 20वां हिस्सा। किंतियन के माथे पर तुरंत नसें उभर आईं। वो लगभग कल्पना कर सकता था कि अगर यान सॉन्ग ये सुन लेता तो शायद गुस्से में अपनी कब्र से उठकर ताबूत का ढक्कन ही फेंक देता। ये छोटा सा प्राणी सच में लालची और बेशर्म ठग था। फायर डेमन ने शक भरी नजर से किंतियन को देखा। तुम ऐसा क्यों पूछ रहे हो? कहीं तुम कंगाल तो नहीं? कंगाल तो नहीं। किंतियन ने कंधे उचकाए। असल में मैं काफी अमीर हूँ, कम से कम यान सॉन्ग से तो बहुत ज्यादा। यान सॉन्ग गोल्डन क्लैन का मेंबर था, लेकिन काफी पहले उसे साइड ब्रांच में भेज दिया गया था, जिससे उसके रिसोर्स काफी कम हो गए थे। और गोल्डन क्लैन की डायरेक्ट लाइन के मेंबर्स भी दौलत में किंतियन से आगे नहीं निकल सकते थे। वो अब अरबपति बन चुका था और जैसे ही यूथ पोशन का प्रोडक्शन बढ़ेगा, उसकी पर्सनल दौलत जल्द ही दर्जनों और सैकड़ों अरब तक पहुंच जाएगी। तो ठीक है, मैं तुमसे ज्यादा कुछ नहीं मांगता, कम से कम मुझे एडवांस्ड फायर स्पिरिट स्टोन तो मिलते रहने चाहिए। फायर डेमन ने सीधी बात कही। ठीक है, मैं इसकी गारंटी देता हूँ। किंतियन ने सिर हिलाया। एडवांस्ड फायर स्पिरिट स्टोन काफी महंगे कल्टीवेशन रिसोर्स होते हैं, जिन्हें आमतौर पर टियर 5 या उससे ऊपर के फायर एलिमेंट स्पिरिचुअलिस्ट ही इस्तेमाल करते हैं, लेकिन किंतियन के लिए ये खर्च कोई बड़ी बात नहीं थी। तो फिर तय रहा। फायर डेमन ने संतुष्ट होकर सिर हिलाया और वापस रूबी के अंदर घुस गया। जाते जाते उसने एक बात छोड़ी, हमारी डील मत भूलना, मुझे याद है। किंतियन हल्के से हंसा। फिर उसने अपने सारे हथियार और इक्विपमेंट अपने चारों तरफ रख दिए। शैडो स्ट्राइक, हेवन बर्निंग पर्गेटरी, ब्लैक फ्रॉस्ट ब्लेड, छिंगतान, होली ब्रांच, ब्रेसलेट फायर स्पिरिट, जेड पेंडेंट, ब्लैक डेमन स्टेलर, आर्मर, शैडो कंसीलिंग रिंग। कुल 7 इक्विपमेंट उसके चारों तरफ एक सर्कल में रखे हुए थे। जब मास्टर ऑफ आर्म्स डिवाइन वेपन एम्परर में अपग्रेड होता है तो इन सभी हथियारों और इक्विपमेंट में एपिक लेवल का इवोल्यूशन होता है, जैसे छिंगतान, होली ब्रांच, ब्रेसलेट और फायर स्पिरिट जेड पेंडेंट। ये दोनों डिफेंस टाइप इक्विपमेंट थे। मास्टर ऑफ आर्म्स की मजबूती के बावजूद इनकी डिफेंस लिमिट पीक टियर 6 से ज्यादा नहीं जा सकती थी, और डिफेंसिव स्पिरिचुअल आर्टिफैक्ट्स के लिए स्पिरिचुअलिटी या वेपन स्पिरिट अवेकन करना ऑफेंसिव वेपन की तुलना में काफी मुश्किल होता है। लेकिन डिवाइन वेपन एम्परर की पावर मास्टर ऑफ आर्म्स से कहीं ज्यादा थी। समय के साथ इन स्पिरिचुअल आर्टिफैक्ट्स में वेपन स्पिरिट अवेकन होने की अच्छी संभावना थी और उनकी डिफेंस लिमिट टियर 7 तक पहुंच सकती थी। स्टेलर आर्मर और शैडो कंसीलिंग रिंग के साथ भी यही बात लागू होती थी। स्टेलर आर्मर टियर 7 से नीचे के स्पिरिचुअलिस्ट को स्पेस में जिंदा रहने देता है और कॉम्बैट में मदद करता है। आमतौर पर इसका इस्तेमाल कम होता है, लेकिन स्पेस बैटल या अचानक होने वाली घटनाओं में इसकी असली कीमत सामने आती है। ब्लैक डेमन आर्मर उसे एज्योर वुड स्टार रियल में हुई जीनियस बैटल्स के दौरान ट्रॉफी के रूप में मिला था। डोंगफोंग फैमिली के प्रोडक्ट्स हमेशा शानदार होते हैं, लेकिन उस समय उनकी स्पिरिचुअल एबिलिटी ज्यादा हाई नहीं थी, इसलिए ये स्टेलर आर्मर टॉप टियर नहीं माना जाता था। लेकिन अगर इसे डिवाइन वेपन एम्परर की नर्चरिंग मिले तो ब्लैक डेमन आर्मर की ओवरऑल परफॉर्मेंस कई गुना बढ़ सकती थी। स्पेस कॉम्बैट के अलावा भी ये शानदार बैटल इक्विपमेंट बन सकता था, और स्टेलर आर्मर को एक सपोर्टिंग कॉम्बैट सिस्टम की जरूरत होती है। अगर ब्लैक डेमन में वेपन स्पिरिट अवेकन हो जाए तो क्या वो इंटेलिजेंट फीचर्स के साथ मिलकर एक यूनिक एआई क्रिएचर बन सकता है? जहां तक शैडो कंसीलिंग रिंग की बात है, ये एक ऐसा टूल था जो दूसरे जीवों की आभा की नकल करता था। इसका फंक्शन काफी सिंगल था। डिवाइन वेपन एम्परर की नर्चरिंग के बावजूद इसमें ज्यादा बदलाव आना मुश्किल था, और ये भी तय नहीं था कि इसमें वेपन स्पिरिट जागेगा या नहीं। आखिरकार वेपन स्पिरिट का अवेकन पूरी तरह हथियार की क्वालिटी पर निर्भर करता है। अगर कोई साधारण फल काटने वाला चाकू हो तो 100 साल नर्चरिंग के बाद भी उसमें वेपन स्पिरिट नहीं जागेगा। इस टूल से किंतियन को ज्यादा उम्मीद नहीं थी। चलो
काम शुरू करते हैं। किन तियन पद्मासन में बैठ गया। उसके शरीर के अंदर की गोल्डन एनर्जी लहरों की तरह फैलने लगी और सातों इक्विपमेंट को घेर लिया। डिवाइन वेपन एम्परर की अजीब ऊर्जा तरंगे पूरे सर्कल में फैल गईं। एक पल में अलग अलग रोशनी चमकने लगी। शैडो स्ट्राइक की भूतिया चमक, ब्लैक फ्रॉस्ट ब्लेड की ठंडी आभा, छिंगतान ब्रेसलेट की हरी रोशनी, फायर स्पिरिट जेड पेंडेंट की आग जैसी छाया, ब्लैक डेमन स्टेलर आर्मर का बैंगनी पैटर्न और शैडो कंसीलिंग रिंग की काली चमक, ये सब मिलकर रोशनी का एक झूलता हुआ समंदर बना रहे थे जो लालच से गोल्डन एनर्जी को अब्सॉर्ब कर रहा था। उसी समय अचानक हेवन बर्निंग परगेटरी से चमकदार ऑरेंज रेड आग फूट पड़ी। ब्लेज की आकृति रिंग के ऊपर प्रकट हुई। उसने मुंह खोला और एक जबरदस्त सक्शन फोर्स छोड़ दी, जिससे बराबर बह रही गोल्डन एनर्जी जबरदस्ती उसकी तरफ खींचने लगी। बाकी इक्विपमेंट की रोशनी तुरंत कमजोर हो गई। वे हल्का हल्का कांपने लगे और गूंजने लगे, जैसे उनकी ज्यादातर एनर्जी छीन ली गई हो। फायर डेमन ने घमंड से अपना छोटा सा चेहरा उठा लिया और गोल्डन एनर्जी को गन के अंदर घूमने दिया। रूबी से निकलती आभा जलती हुई और दबंग थी और उसने इस एनर्जी दावत का ज्यादातर हिस्सा अकेले कब्जा कर लिया था। किन तियन ये सब देखकर बस बेबस होकर सिर हिलाने लगा। इस छोटे से लड़के की दबंग आदत सच में नहीं बदली थी। उसने गहरी सांस ली। अचानक उसके शरीर के अंदर की गोल्डन एनर्जी उबलने लगी, जैसे पिघला हुआ लावा फूट पड़ा हो। इस बार उसने जानबूझकर एनर्जी के फ्लो को कंट्रोल किया। पहले उसने ज्यादा ताकतवर गोल्डन एनर्जी की धारा उन कमजोर चमक रहे इक्विपमेंट की तरफ भेजी। फिर उसने उतनी ही बड़ी दूसरी धारा अलग की और उसे हेवन बर्निंग परगेटरी की तरफ धकेल दिया। ज्यादा ताकतवर एनर्जी महसूस करते ही फायर डेमन खुशी से आंखें सिकोड़ने लगा। उसके मुंह से संतुष्टि भरी हल्की गुर्राहट निकलने लगी। उसे साफ महसूस हो रहा था कि ये एनर्जी उसके स्पिरिचुअल बॉडी को धीरे धीरे मजबूत कर रही है। अगर ऐसा चलता रहा तो शायद वो सच में किसी अनजान और बड़े क्षेत्र में कदम रख पाएगा। तुम बुरे नहीं हो, ब्लेज ने बहुत धीमी आवाज में बुदबुदाया, जैसे मच्छर की हल्की भनभनाहट हो। किन तियन ने कोई जवाब नहीं दिया। सिर्फ उसके द्वारा छोड़ी जा रही गोल्डन एनर्जी और भी ज्यादा तेज और उग्र होकर बहने लगी। किन तियन के हथियारों का ये इवोल्यूशन उसे डेमन एबिस के अगले लेवल्स के लिए तैयार कर रहा है। एपिसोड 379, एक्टिंग कमांडर और इन्फर्नल डेमन सी। चिजन बैटल ग्रुप, क्या मुझे एक्टिंग लीडर बनाया जा रहा है? किन तियन ने अपने सामने सीधे खड़े मैसेंजर ऑफिसर को देखा। उसकी आंखों में हल्का सा सरप्राइज चमक गया। उसे पहले लगा था कि ऊपर के लोग यान सॉन्ग की जगह किसी और टियर 6 स्पिरिचुअलिस्ट को चिजन बैटल ग्रुप का लीडर बनाएंगे, लेकिन उम्मीद के खिलाफ ये जिम्मेदारी सीधे उसी पर आ गिरी। हालांकि ये सरप्राइज ज्यादा देर तक नहीं रहा। किन तियन ने जल्दी ही अपनी पीठ सीधी कर ली। उसके कंधे मजबूत और सीधे हो गए। डिवीजन लीडरशिप के भरोसे के लिए धन्यवाद। किन तियन ने हाथ बढ़ाकर ऑर्डर लिया। उसकी उंगलियां कागज पर मजबूती से दब गईं। उसकी आवाज ज्यादा तेज नहीं थी, लेकिन हर शब्द साफ और मजबूत था। किन तियन इस मिशन की इज्जत को कभी खराब नहीं होने देगा। मैसेंजर ऑफिसर ने उसकी आंखों में छुपी तेज चमक देखी और संतुष्टि से मुस्कुरा दिया। ये जवान लड़का ज्यादा समय से युद्ध में नहीं था, लेकिन वो रिकॉर्ड में लिखे गए से कहीं ज्यादा शांत और स्थिर दिख रहा था। उसके अंदर एक बैटलफील्ड जनरल जैसा आत्मविश्वास था। लीडर किन, मैसेंजर ऑफिसर का चेहरा गंभीर हो गया। उसकी नजर ट्रेनिंग फील्ड में खड़े सभी योद्धाओं पर घूमी। साउंड एरे के जरिए उसकी आवाज पूरे मैदान में गूंज उठी। पर्सनल चेंज की घोषणा के अलावा मैं यहाँ चिजन बैटल ग्रुप के हाल के परफॉर्मेंस की सराहना करने और अगले फेज की ऑपरेशन प्लान बताने आया हूँ। वो थोड़ा रुका, फिर ऊंची आवाज में बोला, हाल की ऑपरेशंस में चिजन बैटल ग्रुप ने 2 बड़े डेमन केव्स को जबरदस्त ताकत से साफ कर दिया। कुल मिलाकर 19,700 से ज्यादा डेमन्स मारे गए, जिनमें 10 से ज्यादा टियर 6 डेमन्स भी शामिल हैं। इसके अलावा चिजन बैटल ग्रुप ने एक डेमोनिक क्यूई फिशर को भी सफलतापूर्वक नष्ट कर दिया, जिससे डेमन्स के जन्म का एक स्रोत खत्म हो गया। ये एक बहुत बड़ी बैटल अचीवमेंट है। उसकी आवाज और गंभीर हो गई। डिवीजन कमेटी के फैसले के अनुसार चिजन बैटल ग्रुप को कलेक्टिव सेकंड क्लास मेरिट दिया जाता है। इस बैटल में शानदार परफॉर्मेंस करने वाले सैनिकों को पर्सनल मेरिट अगले 7 दिनों के अंदर जारी किए जाएंगे, जब बैटल रिजल्ट पूरी तरह वेरीफाई हो जाएंगे। उसके शब्द खत्म होते ही ट्रेनिंग फील्ड में जोरदार शोर गूंज उठा। कलेक्टिव सेकंड क्लास मेरिट किसी भी बैटल ग्रुप के लिए बहुत बड़ा सम्मान था। ये खबर मानो एड्रेनालिन का इंजेक्शन थी, जिसने सभी सैनिकों का मनोबल तुरंत बढ़ा दिया। सराहना के अलावा अगले फेज की तैनाती भी है। मैसेंजर ऑफिसर ने फिर से सबका ध्यान खींचा। डिवीजन का आदेश है कि चिजन बैटल ग्रुप आज दोपहर से पहले निकल पड़े। आप लोग ऑब्सिडियन कॉरिडोर के साथ 300 किलोमीटर आगे बढ़ेंगे और इन्फर्नल डेमन सी के ब्रोकन ब्लेड लाइन के पूर्वी हिस्से में गैरिसन करेंगे। उसका चेहरा बेहद गंभीर था। हाल की मॉनिटरिंग में इन्फर्नल डेमन सी के अंदर डेमोनिक क्यूई की असामान्य हलचल देखी गई है। इससे डेमन रॉयट होने का खतरा है। आपका काम है डिफेंसिव स्ट्रक्चर को मजबूत करना और इन्फर्नल डेमन सी की हर गतिविधि पर कड़ी नजर रखना। गैरिसन के दौरान आपको पश्चिम में टीएबी बैटल ग्रुप और उत्तर में शिंगयुआन बैटल ग्रुप के साथ कम्युनिकेशन बनाए रखना होगा। तीनों मिलकर एक ट्रायंगल डिफेंस बनाएंगे।
कुछ भी हो जाए, आपको अपनी लाइन मजबूती से पकड़े रखनी होगी और अगले कमांड के लिए हमेशा तैयार रहना होगा। इन्फर्नल डेमन सी। किन तियन की आंखें हल्की सी चमक उठी। इन्फर्नल डेमन सी सैकड़ों किलोमीटर के अंदर सबसे बड़ा डेमन गैदरिंग एरिया था। यहाँ डेमन्स की संख्या बहुत ज्यादा और फैली हुई थी, जो नंबर 1 और नंबर 2 डेमन केव से भी ज्यादा खतरनाक थे। लेकिन ये जगह, क्या तुम्हें कोई आपत्ति है? मैसेंजर ऑफिसर ने किन तियन से पूछा। किन तियन आगे बढ़ा और सलाम किया। चिज़न बैटल ग्रुप ऑर्डर स्वीकार करता है। हम गैरिसन मिशन को पूरी तरह पूरा करने की गारंटी देते हैं। मैसेंजर ऑफिसर ने भी सलाम लौटाया और हल्का सा मुस्कुराया। डिवीजन तुम्हारे परफॉर्मेंस का इंतजार करेगा। सब कुछ घोषित करने के बाद वो ज्यादा देर नहीं रुका। किन तियन से कुछ शब्दों की बातचीत करने के बाद वो डेमन एबिस डिवीजन की दूसरी लेयर में वापस लौट गया। जैसे ही मैसेंजर ऑफिसर की आकृति नजरों से गायब हुई, चिज़न बैटल ग्रुप का कैंप मानो पत्थर गिरने से हिलती झील की तरह हलचल से भर गया। हाँ, ओल्ड शेन, हमारे 3rd बैटलियन के अच्छे दिन आखिर आ ही गए। लू शेंग ने शेन जुआन के कंधे पर हाथ डाल लिया और कान से कान तक मुस्कुराने लगा। अगर मौका ठीक होता तो वो जोर से हंस पड़ता। पहले उनका 3rd बैटलियन हमेशा निशाने पर रहता था, जैसे कोई अनदेखा और उपेक्षित बच्चा। लेकिन अब उनका बैटलियन लीडर सीधे बैटल ग्रुप लीडर बन गया था। अब वे लोग पूरे हेडक्वार्टर में सिर ऊंचा करके चल सकते थे। शेन जुआन भी मुस्कुरा दिया। उसका शरीर साफ तौर पर रिलैक्स हो गया था। मैसेंजर ऑफिसर के जाते ही 3rd बैटलियन के बाकी योद्धा भी खुशी से चिल्लाने लगे। ली वूफिंग और 1st बैटलियन के सैनिक भी इस माहौल से प्रभावित होकर मुस्कुरा रहे थे। उन्होंने किन लीडर के साथ कंधे से कंधा मिलाकर लड़ाई लड़ी थी और वही पहला बैटलियन था जिसने हमेशा उसके पीछे मजबूती से खड़ा रहना चुना था। इतनी दोस्ती के बाद उन्हें भरोसा था कि किन लीडर कभी 1st बैटलियन को नजरअंदाज नहीं करेगा। लेकिन दूसरी तरफ फेंग शियाओतियान, लुओ हु और झाओ युए, यान सोंग के 3 पुराने भरोसेमंद बैटलियन लीडर, तीनों ने एक दूसरे की तरफ देखा। उनकी आंखों में जटिल भाव थे, जिनमें चिंता और घबराहट साफ दिख रही थी। किन तियन और यान सोंग के बीच का टकराव सबको पता था और वे लोग यान सोंग के करीबी माने जाते थे। अब जब किन तियन लीडर बन गया था, क्या वो उन्हें निशाना बनाएगा? फिलहाल उनकी एक ही तसल्ली थी, यान सोंग ही वो इंसान था जिसने किन तियन को उकसाया था। उन्होंने खुद कभी उस टकराव में हिस्सा नहीं लिया था। असल में यान सोंग के गिरने से पहले उन्हें किसी भी तरफ खड़े होने का मौका भी नहीं मिला था, इसलिए उनका किन तियन से कोई पुराना झगड़ा नहीं था। कम से कम वे यही उम्मीद कर रहे थे कि उनके साथ अलग व्यवहार नहीं किया जाएगा। बाकी बैटलियन लीडर्स और सैनिकों ने किन तियन के एक्टिंग लीडर बनने को खुशी से स्वीकार कर लिया। चाहे किन तियन की असली क्षमता कुछ भी हो, लेकिन एक बात साफ थी, उसके लिए 3rd बैटलियन और 1st बैटलियन के अलावा बाकी सभी बैटलियन बराबर थे। वह किसी एक पक्ष को खास फायदा नहीं देगा। यान सोंग के समय की तुलना में ये साफ तौर पर बेहतर स्थिति थी। इस समय सबसे ज्यादा मुश्किल में सिर्फ यान सोंग के पर्सनल गार्ड्स और उसके डायरेक्ट लोग थे। यान सोंग के गिरते ही उनकी रीढ़ टूट गई थी। वे अब बिना दिशा के भटकती आत्माओं जैसे हो गए थे, जिन्हें समझ नहीं आ रहा था कि आगे क्या करना है। और अब जब यान सोंग का पुराना दुश्मन किन तियन एक्टिंग बैटल ग्रुप लीडर बन चुका था, तो ये लगभग तय था कि जल्द ही बैटल ग्रुप की सारी ताकत उसके अपने लोगों के हाथ में चली जाएगी और तब यान सोंग के लोग शायद पूरी तरह बाहर कर दिए जाएंगे। किन तियन की लीडरशिप में अब चिज़न बैटल ग्रुप एक नई और खतरनाक दिशा की ओर बढ़ रहा है। एपिसोड 380, एक्टिंग रेजिमेंट कमांडर और इन्फर्नल डेमन सी, पार्ट 2। लेकिन किस्मत से डेमन सप्रेशन एबिस के अंदर एक यूनिक रूल था। डेमन सप्रेशन एबिस के अंदर ज्यादातर ब्लडलाइन फैमिली के वॉरिस अपने साथ एक टीम लेकर आते थे। उनके द्वारा किए गए सारे अचीवमेंट्स और बैटल रिकॉर्ड उन ब्लडलाइन वॉरिसों के नाम पर ही दर्ज होते थे। लेकिन अगर वे मर जाएं, तो मिलिट्री डिपार्टमेंट उनकी टीम के लोगों को कोई मुआवजा नहीं देता था, क्योंकि मिलिट्री डिपार्टमेंट का कंट्रोल सिर्फ उन ब्लडलाइन वॉरिसों पर होता था, उनकी सबऑर्डिनेट टीम पर नहीं। इसे वेस्टर्न दुनिया की एक मशहूर कहावत से समझा जा सकता है, मेरे वासल का वासल मेरा वासल नहीं होता। अब जब यान सोंग मर चुका था, तो उसके लोग 2 रास्ते चुन सकते थे, या तो वे लड़ाई जारी रखें या फिर डेमन सप्रेशन एबिस छोड़ने के लिए अप्लाई कर दें। इस मामले में मिलिट्री डिपार्टमेंट कोई रोक नहीं लगाएगा। मार्शल आर्ट्स फील्ड में अभी हलचल पूरी तरह शांत भी नहीं हुई थी कि ली वूफिंग सबसे पहले आगे बढ़ा। उसके पीछे उसकी बटालियन के कुछ मुख्य सदस्य भी आ गए। वो सीधे किन तियन के सामने पहुंचा, एक स्टैंडर्ड मिलिट्री सैल्यूट किया और चौड़ी मुस्कान के साथ बोला, कैप्टन किन, कॉन्ग्रेचुलेशंस, अब से पूरी बटालियन आपके ऑर्डर फॉलो करेगी। धत, ये हमसे पहले ही आगे निकल गया। बाकी बटालियन कमांडर भी तुरंत आगे आए। उनकी आवाजें एक के बाद एक गूंजने लगीं। कैप्टन किन, आगे से हम आपके कमांड को पूरी तरह फॉलो करेंगे। आप जहां इशारा करेंगे हम वहीं लड़ेंगे, कोई सवाल नहीं। हालांकि उनकी आवाजें बहुत ऊंची नहीं थीं, लेकिन चारों तरफ साफ गूंज रही थीं। ये देखकर आसपास खड़े सभी वॉरियर्स ने एक साथ किन तियन को मिलिट्री सैल्यूट किया। पूरा मार्शल आर्ट्स फील्ड
अचानक जोश और एकता से भर गया। किन तियन ने सामने खड़े इन परिचित और अनजान चेहरों को देखा। उसने भी अपना हाथ उठाकर सल्यूट लौटाया। उसकी आवाज शांत लेकिन बेहद मजबूत थी। मैंने तुम्हारी नीयत समझ ली है। वो एक पल रुका, फिर उसकी आवाज और सख्त हो गई। आज से इस ग्रुप में कोई फेवरेट नहीं होगा, सिर्फ कॉमरेड होंगे जो कंधे से कंधा मिलाकर लड़ेंगे। फ्रंट लाइन संभालना, डेमन्स को खत्म करना और ये सुनिश्चित करना कि हर कोई मिलिट्री ऑनर के साथ जिंदा घर लौट सके। यही वो चीज है जो मैं किन तियन करना चाहता हूँ। इसके बाद उसने हाथ उठाकर आदेश दिया, अब सभी बटालियन तुरंत वापस जाकर तैयारी करें। 2 घंटे बाद हम निकलेंगे। यस, एक साथ गूंजी हुई आवाज हवा को हल्का सा हिला गई। सूरज की रोशनी में चिजन बैटल ग्रुप का बैटल फ्लैग हवा में लहरा रहा था, जैसे वो इस नई यात्रा पर निकलने वाली सेना के लिए चीयर कर रहा हो। कुछ समय बाद जब चिजन बैटल ग्रुप फिर से इकट्ठा हुआ, तब तक यान सोंग के लोग टीम छोड़कर जा चुके थे। इस पर किसी को हैरानी नहीं हुई, लेकिन एक व्यक्ति की मौजूदगी ने सबको चौंका दिया। वो था यान सोंग का टियर 6 सोल मास्टर ओल्ड घोस्ट। अजीब है, ये तो यान सोंग का आदमी था, फिर बाकी लोगों के साथ क्यों नहीं गया? हाँ, मुझे भी समझ नहीं आ रहा। कहीं ऐसा तो नहीं कि वो पूरी तरह यान सोंग का आदमी नहीं था। शायद वो यहाँ डेमन सप्रेशन एबिस में लड़ने आया कोई मास्टर हो, बस उसे अस्थायी तौर पर यान सोंग के अंडर रखा गया हो, इसलिए सबको लगा कि वो उसका करीबी है। ये बात समझ में आती है। जनरल्स आपस में धीरे धीरे बातें करते हुए ओल्ड घोस्ट की असली पहचान का अंदाजा लगाने लगे। उनकी फुसफुसाहटें हल्की बारिश की तरह ओल्ड घोस्ट के कानों में पड़ रही थीं, लेकिन उसने पलक तक नहीं झपकाई। वो बस चुपचाप सामने देख रहा था। उसकी आंखों में एक ऐसी जटिल भावना थी जिसे कोई समझ नहीं सकता था। तभी अचानक उसके दिमाग में एक नरम विचार गूंजा। यह किन तियन की स्थिर मानसिक आवाज थी। उस बच्चे को मैंने पहले ही किसी को भेजकर बचा लिया है। तुम्हें चिंता करने की जरूरत नहीं। ओल्ड घोस्ट का शरीर अचानक सख्त हो गया। उसकी पतली उंगलियां आस्तीन के अंदर कसकर मुट्ठी में बदल गईं। जोर की वजह से उसकी उंगलियों के जोड़ सफेद पड़ गए। उसने तुरंत सिर उठाया और ऊंचे प्लेटफॉर्म पर खड़े किन तियन की तरफ देखा। किन तियन पूरे फॉर्मेशन को देख रहा था। उसने ओल्ड घोस्ट की नजर महसूस की, हल्का सा सिर घुमाया और उसे एक भरोसा दिलाने वाली नजर दी, फिर वापस सामने देखने लगा। उसकी मानसिक आवाज फिर गूंजी, आगे मैं खुद उसके रहने और बड़े होने का इंतजाम करूंगा। वह सुरक्षित बड़ा होगा, लेकिन मैं तुम्हें उससे मिलने की सलाह नहीं दूंगा, क्योंकि उसकी मौजूदा स्थिति कहीं न कहीं तुमसे जुड़ी हुई है। ओल्ड घोस्ट का गला जोर से हिला। उसकी भारी और थकी हुई मानसिक आवाज किन तियन के दिमाग में गूंजी। मैंने उनके परिवार को बर्बाद किया, उससे न मिलना ही सही होगा। वो एक पल रुका, फिर उसकी आवाज में कृतज्ञता आ गई। मास्टर, धन्यवाद। किन तियन की मानसिक आवाज में हल्की मुस्कान थी। धन्यवाद, मैं स्वीकार करता हूँ, लेकिन प्राइवेट में मुझे मास्टर मत कहा करो। बाकियों की तरह मुझे बॉस कहो। जी बॉस, ओल्ड घोस्ट ने तुरंत जवाब दिया। ये शब्द बोलते ही उसने हल्की राहत की सांस ली। मास्टर जैसा बंधन भरा टाइटल उसे हमेशा असहज करता था, लेकिन बॉस, ये शब्द कहीं ज्यादा सहज लगा। किन तियन ने उसके चेहरे पर आई हल्की राहत देखी। उसके होठों के कोने पर हल्की मुस्कान उभरी। डेमन सप्रेशन एबिस के अंदर कोई इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस काम नहीं करता था और बाहर की दुनिया से कोई कनेक्शन भी नहीं बन सकता था। इसीलिए किन तियन ने पहले से ही इंतजाम कर रखा था। उसने ली फेई को, जो पहले एक टर्न कोट रह चुका था, यान सोंग के लोगों के साथ डेमन सप्रेशन एबिस से बाहर जाने के लिए भेजा था। बाहर पहुंचने के बाद उसका काम था फेंग मोचुआन से संपर्क करना, फिर किन तियन की असली पहचान बताकर उससे उस बच्चे को बचाने के लिए मदद मांगना। ये काम हरिकेन मर्सनरी कॉर्प्स के लिए बेहद आसान था। तभी किन तियन की आवाज अचानक तेज हो गई। सभी लोग ध्यान दें, उसकी आवाज स्पिरिचुअल पावर से भरी हुई थी और एक झटके में पूरे मार्शल आर्ट्स फील्ड में गूंज गई। सारी फुसफुसाहटें तुरंत दब गईं। किन तियन धीरे धीरे ऊंचे प्लेटफॉर्म से नीचे उतरा। सूरज की रोशनी उसके कंधों पर बह रही थी। उसकी कमर पर टंगी ब्लैक फ्रॉस्ट सेबर की म्यान ठंडी चमक छोड़ रही थी। उसकी आवाज तेज और धारदार थी। सभी बटालियन आयरन वॉल फॉर्मेशन में लगे। सप्लाई बटालियन सेंटर में, 1st बटालियन लेफ्ट विंग, 2nd बटालियन राइट विंग, 3rd बटालियन वैनगार्ड, 4th बटालियन रियर, 5th से 8th बटालियन फ्लैंक गैप भरें। फिर उसने दूसरा आदेश दिया, स्पिरिचुअल एनर्जी ट्रांसपोर्ट व्हीकल्स के एनर्जी कोर चेक करो। हर व्हीकल में स्पिरिचुअल क्रिस्टल रिजर्व 80% से कम नहीं होना चाहिए। यस, सैकड़ों आवाजें एक साथ गूंजी। 8 बटालियन तुरंत एकदम सटीक मशीन की तरह हरकत में आ गईं। पहले जो ढीला ढाला फॉर्मेशन था वो पल भर में बदल गया। 1st बटालियन के वॉरियर्स भारी स्पिरिचुअल कैनन लेकर लेफ्ट विंग की तरफ बढ़े। उनके मेटल बूट्स की आवाज जमीन पर भारी ढोल की तरह गूंज रही थी। 2nd बटालियन के स्पिरिट मेज राइट विंग पर जाकर एक मजबूत स्क्रीन बनाने लगे। 3rd बटालियन के असॉल्ट ट्रूप्स हथियार और स्पिरिचुअल राइफल पकड़कर एरो फॉर्मेशन में खड़े हो गए। लेकिन सबसे ज्यादा ध्यान खींच रही थी सेंटर की सप्लाई बटालियन। वे सीधे लड़ाई का हिस्सा नहीं थे,
लेकिन उनका मिशन बेहद महत्वपूर्ण था। 30 स्पिरिचुअल एनर्जी ट्रांसपोर्ट व्हीकल्स एक लाइन में खड़े थे। उनके बॉडी पर बने एनर्जी पैटर्न सूरज की रोशनी में हल्के सुनहरे रंग में चमक रहे थे। व्हीकल्स के अंदर स्पिरिचुअल गोला बारूद, डिफेंस स्ट्रक्चर के पार्ट्स और एक्स्ट्रा स्पिरिचुअल क्रिस्टल से भरे क्रेट्स रखे थे। हर व्हीकल के ड्राइवर के पास एक स्पिरिचुअल एनर्जी कंड्यूट लगा था। ये सीधे व्हीकल के नीचे लगे कोर फर्नेस से जुड़ा था। डेमन सप्रेशन एबिस के अंदर ये खास ट्रांसपोर्ट सिस्टम इस्तेमाल होता था। ये फ्यूल या सर्किट से नहीं चलता था। इसे चलाने के लिए वॉरियर्स अपनी स्पिरिचुअल एनर्जी उसमें डालते थे। कंड्यूट के ऊपर लगा क्रिस्टल गर्म नारंगी रोशनी छोड़ रहा था, जिसका मतलब था एनर्जी पूरी तरह भरी हुई है। रिपोर्ट्स लगातार आने लगी। सप्लाई बटालियन रिपोर्ट, स्पिरिचुअल एनर्जी रिजर्व 86%, डिफेंस बैरियर एक्टिव। फर्स्ट बटालियन रिपोर्ट, लेफ्ट विंग फॉर्मेशन तैयार, स्पिरिचुअल कैनन चार्ज। थर्ड बटालियन रिपोर्ट, वैनगार्ड रेडी, आदेश का इंतजार। किन तियन सेना के सबसे आगे खड़ा था। उसकी नजर स्टील की लहर जैसी पूरी फॉर्मेशन पर घूम रही थी। 4000 से ज्यादा वॉरियर्स, दर्जनों ट्रांसपोर्ट व्हीकल्स, अनगिनत हथियार और कवच ठंडी चमक छोड़ते हुए कई मील लंबी ये सेना मैदान में ऐसे फैली थी जैसे कोई जागा हुआ मेटल ड्रैगन अब एबिस की ओर रेंगने वाला हो। मूव आउट, किन तियन ने आदेश दिया और खुद सबसे पहला कदम आगे बढ़ाया। तुरंत स्पिरिचुअल एनर्जी ट्रांसपोर्ट व्हीकल्स की गहरी गूंज उठी। उनके एनर्जी कोर चलने लगे। हल्के सुनहरे एनर्जी पैटर्न उनके शरीर पर नसों की तरह बहने लगे। व्हीकल्स धीरे धीरे चल पड़े। उनके पहियों की आवाज, वॉरियर्स के कदमों की ताल और स्पिरिचुअल हथियारों की हल्की गूंज मिलकर एक भव्य युद्ध गीत बना रही थी। सूरज की रोशनी फॉर्मेशन के बीच से छनकर जमीन पर पड़ रही थी। सामने चल रहे सैनिकों की परछाइयां लंबी होकर पीछे चल रहे व्हीकल्स की परछाइयों से मिल रही थी, जैसे पूरी धरती ही आगे बढ़ रही हो। कभी कभी हवा चलती और धूल उड़ाती, लेकिन वो इस टाइट फॉर्मेशन को भेद नहीं पाती। सप्लाई बटालियन का डिफेंस बैरियर पूरे काफिले को हल्के सुनहरे गुंबद की तरह ढक रहा था। ओल्ड घोस्ट किन तियन के पीछे खड़ा ये सब देख रहा था। उसकी आंखों में हल्की हलचल थी। उसने पहले भी यान सॉन्ग को सेना लीड करते देखा था, लेकिन उसकी तुलना में चिजन बैटल ग्रुप का ये मोमेंटम बिल्कुल अलग था। हर वॉरियर की आंखों में दृढ़ निश्चय था। यहाँ तक कि स्पिरिचुअल ट्रांसपोर्ट व्हीकल्स की एनर्जी वेव्स भी एक व्यवस्थित ताल में गूंज रही थीं। सेना का नेतृत्व करते हुए किन तियन साफ महसूस कर सकता था। उसके पीछे खड़ी ताकत किसी ज्वार की तरह उमड़ रही थी। यहाँ तक कि हवा भी इस ऊर्जा से गर्म और भारी लग रही थी। सामने दूर धुंध के बीच ऑब्सिडियन कॉरिडोर का एंट्रेंस दिखाई दे रहा था। वो किसी विशाल दानव के खुले गले जैसा लग रहा था, लेकिन इस सेना के कदमों में